डिस्क्लेमर, ये कहानी काल्पनिक है। ये कहानी मनोरंजन के उद्देश्य के लिए बनाई गई है। इसमें दिए गए सभी पात्र घटित और नाम सभी काल्पनिक हैं। ये कहानी किसी को भावना, परंपरा, नाम पर आधारित नहीं बनाई गई है। इस कहानी में सभी चीज लेखक द्वारा की गई कल्पना से उत्पन्न हुई है। एपिसोड 11 मैंने कार खरीदा। अगर लिया तुम मेरे ऊपर भरोसा नहीं करता तो चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। जिससे कि लिया को काफी बड़ा सदमा लग जाता है और वो बोलता है, प्लीज जूली ऐसा मत करो। फिर जूली बोलती है, वैसे भी हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ तो इससे अच्छी बात यही है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूं। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं टोनी को, जिसने मिस्टर होंग को $1 मिलियन ट्रांसफर कर दिए होते हैं। और मिस्टर होंग बोलते हैं, मिस्टर स्टॉक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर टोनी बोलता है, जैसे कि आपकी पेमेंट हो चुकी है तो मैं वापस अपने कॉलेज जाता हूं। तभी मिस्टर हंग बोलते हैं, ठीक है, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूं। तभी टोनी बोलता है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपकी जो कार है वो काफी ज्यादा महंगी दिखती है। इसकी वजह से लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मैं अपनी टैक्सी लेकर चला जाऊंगा। जाते हुए टोनी सोच रहा होता है, भले ही मैंने वो घर खरीद लिया है, लेकिन अभी भी जॉकी मेरे अफेक्शन में नहीं गिरी है और 25 पॉइंट पाने के लिए मुझे और मेहनत करनी होगी। और आखिर मैं उसे क्या दे सकता हूं। फिर वो अपना चैट ग्रुप खोलता है जिसमें सभी लोग बोल रहे होते हैं, टोनी ने वो घर खरीद लिया और सच में इनके पास बहुत सारा पैसा है। इसी वजह से ये इतने आराम से इतना बड़ा घर खरीद पाए। और टोनी वहां पे मैसेज करता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस यहाँ पे हेल्प कर रहा था। तभी ग्रुप में एक बंदा मैसेज करता है कि क्या मिस्टर टोनी को कोई कार चाहिए। मेरे पास काफी अच्छे कार के ऑप्शंस हैं, तो अगर आप चाहे तो वो ले सकते हैं। वहीं टोनी सोच रहा होता है, हाँ कार, मैं जग को एक कार गिफ्ट जरूर कर सकता हूँ। सीन चेंज होता है, हमें लग्जरी कार के शोरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा खड़ा होता है और वो बोलता है, मेरा नाम है गैंग हाउट आन। मेरी फैमिली यहाँ पे कुछ बिजनेसेस को संभालती है जिसमें मेरा बिजनेस है कार का, और मुझे आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा मिस्टर स्टार। वहीं टोनी गैंग ग्रुप के कास्ट को देखते हुए बोल रहा होता है, ये लोग यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज को ऑन करते हैं जिसमें कुछ कंस्ट्रक्शन, कार मेकिंग और लॉजिस्टिक कंपनीज है। और इसका जो सरनेम है गैंग, उसी से पता चलता है कि ये लोग कितने अमीर हैं। फिर टोनी बोलता है, ब्रदर गैंग, इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी कार की कंपनी को न करना बहुत बड़ी बात है। फिर गैंग बोलता है, चलिए मैं आपको अपने कार्स का शोरूम दिखा देता हूं। और आप मेरी तारीफ कर रहे हैं जबकि आप खुद इतने ज्यादा यंग हैं और आपके पास इतने सारे पैसे हैं। जब मैंने पहली बार मिस्टर होंग के मुंह से आपके बारे में सुना था तो मुझे लगा था आपको कोई अंकल होंगे, पर आपकी एज तो मेरे से भी कम है। वहीं टोनी और जैंग को साथ में देख के कंपनी की जो लड़कियां हैं वो बोल रही होती है, आखिर ये बंदा कौन है जिसको मैनेजर जैंग खुद अटेंड कर रहे हैं। पक्का ये किसी बहुत बड़े टाइकून का बेटा होगा। वही मिस्टर जैंग बोल रहा होता, मैं अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन हमारे पास सिटी में सबसे बेस्ट कार है। आपको यहाँ पे जो भी कुछ चाहिए वो सब आपको यहाँ पे मिल सकता है। तभी टोनी बोलता है, मुझे एक जुगा की नूरन चाहिए। ये सुन के गैंग एकदम शॉक्ड हो जाता है और कहता है, लगता है आपको जॉग करना कुछ ज्यादा ही पसंद है। क्या आपको नहीं पता कि ये कार वर्ल्ड में सिर्फ 20 ही है। तभी टोनी बोलता है, इसका मतलब ये कि आपके पास ये कार नहीं है। ये बात सुन के गैंग को काफी ज्यादा बुरा लगता है। फिर टोनी बोलता है, क्या आपके पास बनी है या लगानी भी चलेगी। लेकिन जैंग के पास में कुछ भी नहीं होता और टोनी की बातें उसके दिल के आर पार हो रही होती है। और मिस्टर गैंग सोच रहे होते हैं, क्या ये बंदा मेरी बेइज्जती करने के लिए यहाँ पे आया है। फिर मिस्टर जैंग बोलते हैं, हम लोग इतनी महंगी कार के साथ में डील नहीं करते हैं। फिर टोनी बोलता है, लगता है आपके पास वो नहीं है जो मुझे चाहिए। इसका मतलब मिस्टर गैंग का बिजनेस इतना ही बड़ा नहीं है जितना बड़ा मैंने सोचा था। ये बात सुनने के बाद मिस्टर गैंग सोच रहे होते, मैं मान सकता हूं कि तुम मिलियंस ऑफ डॉलर की घर खरीद सकते हो, लेकिन उतने ही वैल्यू की कार खरीदना ये बहुत बड़ी बात हो गई। और लगता है मुझे अपने शॉप के ट्रम्प कार्ड को दिखाना ही होगा। फिर गैंग एक कार पे से पर्दा उठाते हुए बोलता है, भले ही मेरे पास बहुत महंगी कार नहीं है, लेकिन मेरे पास ये कार है जो कि बहुत ही बढ़िया है। मेरे पास एक करारी सरार है और इसकी कीमत हो गई $5 मिलियन। फिर कार दिखाने के बाद गैंग सोच रहा होता है, अब ये कैसे रिस्पांस करेगा। वही टोनी सोच रहा होता, ये जो करारी है ये इतनी भी महंगी नहीं है, लेकिन हाँ मैं इसे सस्ता भी नहीं कह सकता और जॉकी को गिफ्ट देने के लिए ये कार ठीक ही है। फिर टोनी मिस्टर जैंग के गंद पे हाथ रखते हुए बोलता है, वैसे तो ये कार इतनी महंगी नहीं है,
लेकिन आपने ये कार दिखाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करी है। तो इसी वजह से मैं ये कार आपसे खरीदता हूँ, और मिस्टर जेंट को अपना कार्ड देते हुए बोलता है, इस कार को मेरे विला में पहुंचा देना। तभी टोनी के फोन पे उसके एक क्लासमेट लवजे का फोन आता है, और टोनी कहता है, आखिर ये क्यों फोन कर रहा है। और हम देखते हैं, मिस्टर लवजे बता रहा होता है, मेरे बर्थडे के दिन मेरी गर्लफ्रेंड लाजिया ने बोला कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ में है, लेकिन बहुत ज्यादा लेट हो गया, और क्योंकि लाजिया अम्ब्रेला लेके नहीं गई थी, इसी वजह से मुझे काफी ज्यादा टेंशन हो रही थी। इसी वजह से मैं उसके दोस्त के घर की तरफ अपना अम्ब्रेला लेकर जा रहा था, लेकिन तभी मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मेरा दिल फाड़ के रख दिया। वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ में इतनी ज्यादा क्लोज थी कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। और ये सब वो टोनी को रोते हुए बता रहा होता है और कहता है, मेरा 3 साल पुराने रिलेशनशिप टूट गया। मैंने तो सोचा था कि मैं उसको अपने पेरेंट्स से मिलाने के लिए ले जाऊंगा। तभी टोनी बोलता है, अरे यार तुमने बहुत ज्यादा पी ली है, अब बस करो। वही लवजे बोल रहा होता है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, तो मेरे साथ गलत क्यों हुआ, और क्या मैं कैसे भी उसको अपना बना सकता हूं। तभी टोनी लू बेंजो को खींचते हुए बोलता है, अपने दिमाग को क्लियर करो, यहाँ पे तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और भाई तेरी भी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, क्या यहाँ पे तू उसका कुत्ता बनना चाहता है। तभी लू वेंज अपने घुटनों पे आते हुए बोलता है, मुझे पता है, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा यूजलेस फील कर रहा हूँ। तभी टोनी बोलता है, मैं मानता हूँ तेरे को एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन वो लड़की तेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जिसने बिना किसी रीजन की वजह से तुझे इतना बड़ा धोखा दिया। और तेरे को क्लियर करने के लिए मैं कुछ ऐसा करूंगा जैसे तू क्लियर हो जाए। तभी वेंज बोलता है, तू क्या कर रहा है, और आखिर तू किसको कॉल कर रहा है। तभी टोनी बोलता है, मेरे दोस्त वेंज, मेरे ऊपर भरोसा रख और देख मैं क्या करता हूं। मैं लाजिया को उसके घुटनों पर लेकर आऊंगा और तेरे सामने भीख मनवाऊंगा। और हम देखते हैं, टोनी ने गैंग हाउ टेन को कॉल किया होता है। टोनी बोलता है, हाउ टेन, मुझे तुमसे कुछ कार्स चाहिए थी, और वो कार्स कुछ ज्यादा महंगी नहीं होनी चाहिए, बस वो कुछ मिलियंस की होनी चाहिए। और हाँ, अपने कुछ अमीर दोस्तों को भी लेके आ जाना ताकि वो कार ड्राइव कर सके। और जाटिया बोलता है, कोई टेंशन नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। वही वेंज सोच रहा होता है, आखिर ये कर क्या रहा है। फिर टोनी निया को कॉल करते हुए बोलता है, क्या तुम आज रात को फ्री हो, मुझे तुम्हें बहुत ही खास इंसान से मिलवा था। वही वेंज सोच रहा होता, ये तो पहले से काफी ज्यादा बदल चुका है। सीन चेंज होता है, हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पे निया ने टोनी को गले लगा रखा होता है। और ये देख के विजय काफी ज्यादा शॉक्ड हो रहा होता है, और विजय सोच रहा होता है, इस लड़की के लुक्स 10 आउट ऑफ 8 है, और टोनी के सिर्फ एक कॉल पे यहाँ पे दौड़ते हुए आ गई। क्या ये वही टोनी है जो कि लड़कों के पीछे घूमा करता था। लगता है ये पहले से बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। फिर टोनी निया को बताता है कि ये जो सामने बैठा हुआ है, ये मेरा बचपन का दोस्त है और इसका नाम है लवजे। और निया बोलती है, आपने उसे अपने दोस्त से मिलाने के लिए मुझे इतनी रात को बुलाया। साथ ही निया सोच रही होती है, इतने रात को यह अपने इतने खास दोस्त से मुझे मिला रहा है, इसका मतलब यह मेरे लिए कुछ सोचता तो है। तभी टोनी बोलता है, मैंने तुम्हें ऐसा ही नहीं बुलाया, मैं कल कुछ करने वाला हूं, उसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। हमें कल किसी को बहुत ज्यादा शॉक करना है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि टोनी लाज वो कैसे शॉक करता है और अपनी गलती में पछतावा करवाता है। एपिसोड 12 कमल की एक्टिंग। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, लवजे को उसकी गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया होता है, और लू वेंज की गर्लफ्रेंड को सबक सिखाने के लिए टोनी ने निया को बुलाया होता है। निया बोलती है, आपने से अपने दोस्त से मिलाने के लिए मुझे इत रात को बुलाया। टोनी कहता है कि नहीं, बस इतना काम नहीं था, हमें कल कुछ बहुत ही बड़ा करना है। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं लाउजिया उसके बॉयफ्रेंड को, जो कि अपने कार में चलते हुए जा रहे होते हैं। लाजिया का बॉयफ्रेंड बोल रहा होता है, लाजिया तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुमने उस बेवकूफ वेंज को छोड़ के अच्छा ही किया, और तुम्हारा कुछ दिनों में बर्थडे आ रहा है ना, तो तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। और लाजिया कहती है, मुझे एक नया बैग चाहिए। तभी उनके पास में टोनी की कार आती है, जो कि उनके आगे आगे अचानक से ब्रेक मार देती है। उन लोगों की वजह से लाजिया के बॉयफ्रेंड को भी ब्रेक मारना पड़ता है। फिर लाजिया का बॉयफ्रेंड मिडिल फिंगर दिखाते हुए बोलता है, क्या तुम्हें ड्राइव करना नहीं आता। लेकिन तभी वो निया को देख के काफी ज्यादा शर्मा जाता है, और हम देखते हैं निया ने काफी अच्छा मेकअप किया होता है और वो काफी प्रेटी लग रही होती है। तभी कार से लू बेंज उतरता है, जिसने बहुत अच्छे कपड़े पहने होते हैं, जिसको देख के लाजिया बोलती है, क्या ये लवे से है। फिर निया बोलती है,
वेंज, तुमने मुझे डरा दिया था। मुझे लगा था जो हमारी नई कार है वो बस टकराने वाली है। और वेंज कहता है, अगर ये टकरा भी जाती तो मैं तुम्हें नया खरीद के दे देता। वहीं लाजिया का बॉयफ्रेंड सोच रहा होता है, क्या सच में वेंज इतना ज्यादा अमीर है? फिर लाउज आगे बढ़ते हुए बोलती है, वेंज एक्टिंग करना बंद करो। वजह बोलता है, पता नहीं ये लड़की हमको परेशान करने के लिए क्यों आ गई। चलो बेबी, हम लोग कार में बैठ के कहीं और चलते हैं। तभी लाजिया बोलती है, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लंबे टाइम से जानती हूँ, मुझे तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ पता है। और मैं ये बात मानती हूँ कि मैंने गलत किया, लेकिन तुम जो आज कर रहे हो वो बहुत घटिया लग रहा है। यहाँ पे एक्टिंग करना बंद करो। वो ये सब होते हुए जाओटिया और टोनी देख रहे होते हैं। जाओटिया कहता है, लगता है उस लड़की को सब कुछ पता चल गया कि यहाँ पे एक्टिंग हो रही है। टोनी कहता है, जाओ टेन, तुम टेंशन मत लो, अभी तो मैंने यहाँ पे स्टेज सजाया भी नहीं है। तभी वहां पे बहुत सारी लग्जरी कार आ जाती है जो कि लाओजिया और उसके बॉयफ्रेंड की कार को घेर लेती है। फिर एक व्हाइट हेयर वाला लड़का बाहर निकलते हुए बोलता है, वेंज मेरे दोस्त, तुम यहाँ पे हो? और व्हाइट हेयर वाले बंदे को देख के लाजिया का बेस्ट फ्रेंड बोल रहा होता है, ये तो ब्रदर बाय है। फिर बाय आगे जाके लाजिया उसके बेस्ट फ्रेंड के कंधे पे हाथ रखता है। फिर बाय बोलता है, लड़की तुम्हें पता है इस लड़के का नाम मकाई है। इसकी फैमिली एक कोल माइन को ऑन करती है और यह अमेरिका से पढ़ के आया है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ये सारी बातें झूठ है। ये लड़का सभी लड़कियों से झूठ बोलता है ताकि अपना काम निकलवा सके, और ये तुम्हें भी यहाँ पे बेवकूफ बना रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने भी इसकी बातों को मान लिया कि ये कोई अमीर इंसान वहीं लाजिया का बेस्ट फ्रेंड बोल रहा होता है। मिस्टर बाय, मुझे छोड़ दीजिए, आज के बाद मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। फिर मिस्टर बाय आगे जाते हुए बोलते हैं, ये लड़का काफी ज्यादा चालाक है। यहाँ इसने एक और लड़की को बेवकूफ बना ही लिया। और क्या इस लड़की ने अपनी शक्ल नहीं देखी? इस लड़की को कौन अमीर लड़का पटाएगा? ये सुन के लाजिया सदमे में चली गई होती है। फिर लाओजिया मकई के पीछे चप्पल लेकर पड़ गई होती है और कहती है, तुम्हारे झूठे से अच्छा तो सुअर है। वही माँ कई बोल रहा होता है, सिस्टर लाओजिया मुझे माफ कर दो। फिर वजह बोलता है, चलो ठीक है चलते हैं। लेकिन तभी लाओजिया वजह का पैर पकड़ लेती है, कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा छोड़ के मत जाओ, मैं बस गरीबी से डर रही थी, इसी वजह से मैंने ऐसा किया। क्या तुम मुझे एक और चांस दे सकते हो? लेकिन वेंज आगे बढ़ते हुए बोलता है, तुम कभी मेरी तरफ वापस मत आना और कभी मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना। वही मिस्टर बाय के दोस्त बोल रहे होते हैं, मिस्टर बाय ने तो काफी शानदार एक्टिंग करी और लाजिया का बॉयफ्रेंड उनसे छुप के भाग रहा होता है। लेकिन तभी वो टोनी से टकरा जाता है और टोनी बोलता है, तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो, तुम खुद को कम से कम 100 थप्पड़ मारो, उसके बाद यहाँ से जाना। सीन चेंज होता है, हमें एक क्लब का सीन दिखा जाता है जहां बैठकर टोनी और सभी लोग जाम टकरा रहे होते हैं। टोनी बोलता है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी लोग मेरी हेल्प करने के लिए आए। तभी मिस्टर बाय बोलते हैं, आप मेरे ब्रदर हाउट यान के दोस्त हैं। और हाउट यान के दोस्त मतलब मेरे दोस्त। तभी मिस्टर बाय आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, मिस्टर स्टॉक, मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए। मैंने सुना है कि आप टप पे बहुत सारे पैसे उड़ा देते हैं, इसी चीज को लेके मुझे भी आपसे एक हेल्प चाहिए थी। टोनी कहता है, तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मिस्टर बाय बताते हैं कि मुझे एक कका काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन इस महीने में मैं उससे बहुत सारा खर्चा कर चुका हूं और अब मेरे पास और पैसे नहीं है उसके ऊपर खर्च करने के लिए। तो क्या आप मुझे थोड़ा सा पैसा उधार दे सकते हैं? वहीं टोनी सोच रहा होता है, ये अमीर लोग हमेशा दूसरों की पावर चेक करते रहते हैं। फिर टियन बोलता है, मिस्टर स्टॉक आप बुरा मत मानिए, ये तो बस मजाक कर रहा था। लेकिन टोनी अपने ग्लास को टेबल पर पटक देता है, जिसको देख के सभी लोग सोच रहे होते हैं, लगता है ये गुस्सा हो गया है। फिर टोनी उन लोगों को अपना फोन देते हुए बोलता है, मैं तुम लोगों को अपना फोन दे रहा हूं और थोड़ी देर में टॉयलेट जाके आ रहा हूं। तुम लोगों को जितना पैसा उड़ाना है तुम उड़ा सकते हो। और टोनी जाते हुए बोलता है, मेरा पैसा बचाने की सोचना भी मत, जितना पे तुम लोग को उड़ाना है उड़ा सकते हो। फिर मिस्टर बाय टोनी के फोन को अपने हाथ में लेते हुए बोलते हैं, एपिसोड -13 फेमस एंकर बनी न्यू टारगेट। जो व्हाइट है वाला बंदा है, मुझे पता है वो बाय फैमिली से बिलोंग करता है और बाय फैमिली एक बहुत ज्यादा स्ट्रांग फैमिली है। लेकिन फिर भी वो बंदा बोल रहा है कि मैं टोनी स्टार को फॉलो करूंगा। तभी दूसरी लड़की बोलती है, क्या तुम देख रही हो वहां पर जितने भी लड़के हैं वो सभी बेहद ही अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर हम उनमें से किसी एक को भी फंसा लेंगे तो हमारी जिंदगी काफी ज्यादा आराम से गुजर सकती है।
हमें किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। तभी दूसरी लड़की बोलती है, क्या यहाँ पे जो लड़का खड़ा है टोनी स्टॉक, क्या यह वही लड़का है जिसने करोड़ों की सुपर चैट करी है? फिर टोनी देखता है उसके फोन पे जाओ मेरी का मैसेज आ रखा होता है और वो कहता है, मैं बाहर जा रहा हूं तो तुम लोग पियो। ये कहते हुए वो क्लब से चला जाता है। फिर वो बंदे बोलते हैं, मिस्टर स्टॉक तो बहुत जल्दी चले गए, क्या वो यहाँ पे बिल नहीं देना चाहते थे? जाओ यान कहता है, क्या तुम पागल हो क्या? तुमने उनके पैसे उड़ाने की लिमिट नहीं देखी? वो कुछ 1000 रुपये खर्च करने में क्यों सोचेंगे? और अगली बार इनके बारे में कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचना, क्योंकि इनको ऑफेंड करने की पावर हम में से किसी के पास नहीं। वही टोनी के फोन पे जामी ने मैसेज किया होता है कि मैं सियोल में हूं और टोनी बोलता है, चलो ठीक है, हम कल मिलेंगे। साथ ही सोच रहा होता है, बहुत दिनों के बाद मैं कम से कम इसका अफेक्शन पॉइंट कमा पाऊंगा। अगले दिन हम देखते हैं उस स्ट्रीमर को जो कि एयरपोर्ट पे आई होती है और वो सोच रही होती है, मैंने अपने चाम से बहुत बड़ी बड़ी मछलियों को फंसाया है, इसको भी मैं आराम से फंसा ही लूंगी। आगे हम देखते हैं टोनी और जाओ मेरी को जो कि एक कैफे में बैठे होते हैं। टोनी को नोरा ने मैसेज किया होता है कि मुझे एक सपना आया था कि तुम्हारी और मेरी शादी हो गई है। साथ ही उसने बहुत सारा मैसेज किया होता है कि मैं तुम्हारे साथ लॉयल रहूंगी और वगैरह वगैरह। तभी जाओ मेरी बोलती है, मिस्टर स्टॉक आप क्या देख रहे हैं? टोनी बोलता है, कुछ नहीं, बस कोई दिन में सपने देख रहा है। टोनी को देखते हुए जाओ मेरी सोच रही होती है, मुझे मेरी कंपनी के सीईओ ने कहा था कि कैसा भी करके मुझे मिस्टर स्टॉक को फंसाना ही होगा, भले ही मुझे इनके साथ सोना ही क्यों ना पड़े। साथ ही वो गुस्सा भी हो रही होती है क्योंकि टोनी उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता और सोच रही होती है, मैं जैसी ब्यूटी के सामने होने पे भी यह बंदा फोन पे ध्यान दे रहा है। फिर जाओ मेरी बोलती है, आप बहुत ज्यादा यंग है तो आखिर आप इतना सारा पैसा कमाते कैसे हैं? फिर टोनी सोच रहा होता है, इसकी जो मेरी तरफ अफेक्शन है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, इसी वजह से मेरा सिस्टम इसको ऑफेशन की लिस्ट में काउंट नहीं कर पा रहा। और क्या मैंने इसके पे जो इतना सारा पैसा खर्च किया वो सब वेस्ट हो गया? नहीं, मैं इसकी अपनी तरफ जो अफेक्शन है उसको कम करता हूं। फिर टोनी बोलता है, तुमने मुझसे पूछा ना कि मैं क्या करता हूं, मैं एक जॉबिस इंसान हूं और लगता है तुम्हें कोई गलती हुई है, मेरे पास तो एक घर भी नहीं है। फिर जाओ मेरी घबराते हुए बोलती है, लगता है आप कोई जॉब नहीं करते, आपका कोई बहुत बड़ा बिजनेस है, वरना आप इतने सारे पैसे इतने आराम से कैसे खर्च कर पाते? फिर टोनी बोलता है, मेरी कोई कंपनी नहीं है, मैंने जितना भी पैसा खर्च किया है वो सारा पैसा मेरे फादर का है। मेरे फादर हार्वर्ड स्टारक की एक कंपनी है जो कि बैंकर पट होने वाली है, इसी वजह से जो आखिरी बचे हुए पैसे थे वो मैंने तुम्हारे ऊपर खर्च कर दिए और मैं तुमसे इसी वजह से मिलना चाहता था ताकि मैं तुमसे गिफ्ट के पैसे वापस मांग सकूं। ये बात सुन के जाओ मेरी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और हम देखते हैं जाओ मेरी की अफेक्शन -20 हो जाती है। फिर जाओ मेरी पूछती है, अगर तुम्हारे पास इतने पैसे ही नहीं है तो तुम अमीर बनने की एक्टिंग क्यों करते हो और तुम मुझसे पैसे वापस मांग रहे हो? एक मैन कभी भी ऐसा नहीं करता। और जाओ मेरी की अफेक्शन 40 पॉइंट से गिर जाती है। फिर वो कहती है, तुम्हारे जैसे बेवकूफ इंसान के साथ में टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। फिर जाओ मेरी अपने ब्रदर लेन को कॉल लगाती है और कहती है, मैं एयरपोर्ट से बाहर एक कैफे में बैठी हूं, क्या आप मुझे लेने के लिए आ सकते हैं? यहाँ पे एक लूजर है जो कि मुझे काफी ज्यादा परेशान कर रहा है, तो इसको भी सबक सिखाना था। वही टोनी सोच रहा होता है, ये लड़की तो काफी ज्यादा खतरनाक है, इसने मुझे सामने सामने 2 फेसेस दिखा दिए। तभी वहां पे थोड़ी देर बाद बदलेन भी आ जाते हैं और कहते हैं, मैं रहते हुए जाओ मेरी को सियोल में परेशान करने की हिम्मत किसने करी? फिर जाओ मैं लन के पास जाते हुए बोलती है, ब्रदर लन थैंक गॉड आप आ गए, इस कमीने ने मेरा हाथ पकड़ा था। लेकिन ब्रदर एन उसको इग्नोर करते हुए टोनी से आके हाथ मिलाने लगते हैं और कहते हैं, मिस्टर स्टॉक आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मेरी किस्मत काफी अच्छी है कि मैं आपसे मिल गया, मेरा नाम जाओलन है, जो कि ब्रदर भाई के साथ में कार लेके आया था और हमने कल ड्रिंक भी करी थी साथ में। तभी टोनी बोलता है, अच्छा जाओलन, हाँ तुम मुझे याद हो? जाओलन बोलता है, कल मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा था कि आप काफी जल्दी चले गए, लेकिन अगर आज हम मिले हैं तो मैं आपको पार्टी दूंगा। ये देख के जाओ मेरी सोच रही होती है, आखिर मिस्टर लन इससे इतने ज्यादा प्लाइट क्यों हो रहे हैं? ये सिहल के टॉप रिच बंदों में से एक है और ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज को भी ऑन करते हैं। जाओ मेरी बोलती है, ब्रदर लन मुझे माफ करिएगा। तभी जाओ लन गुस्सा करते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मेरे ब्रदर के बारे में ऐसी बातें करने की? यह मेरे एल्डेस्ट ब्रदर है और क्या तुम्हें पता है इनके पास इतना सारा पैसा है
कि तुम्हारी पूरी फैमिली को खड़े खड़े गाड़ दे। जालन की बातों को सुनकर जाओ मेरी सोच रही होती है, क्या सच में मिस्टर स्टॉक के पास इतना सारा पैसा है? और लगता है अभी ये मेरा टेस्ट ले रहे थे और मैंने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को खो दिया। फिर जाओ मेरी बोलती है, मिस्टर स्टॉक मुझे माफ करिएगा, मैंने आपको गलत समझ लिया। तभी टोनी को नोटिफिकेशन आता है कि जाओ मरी आपके लिस्ट में आ चुकी है, और अगर जाओ मेरी के 95 अफेक्शन पॉइंट्स हो जाते हैं तो इससे आपको 25 स्ट्रेंथ पॉइंट मिलेंगे। फिर टोनी बोलता है, कोई बात नहीं, मुझे पता है कि लोग जवानी में गलतियां करते हैं, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। और जाओ मेरी बोल रही होती है, मिस्टर स्टॉक तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और जाओ मेरी की अफेक्शन भी 10 पॉइंट से बढ़ गई होती है। वही टोनी सोच रहा होता है, सच में ये लड़की एनका होने के काबिल है। जैसे इसने देखा कि मेरे पास पैसे नहीं है, इसकी अफेक्शन पूरी तरीके से खत्म हो गई, लेकिन अब इसको पता चला कि मेरे पास पैसे हैं तो इसका अफेक्शन बढ़ने लग गई। फिर जालन जाओ मर पर गुस्सा करते हुए बोलता है, मिस्टर स्टॉक ने तुम्हें मिलियंस ऑफ डॉलर की सुपर चैट करी है, लेकिन तुम इन्हें ये गंदी सी कॉफी पिला रही हो। मिस्टर स्टॉक आप मेरे साथ चलिए, मुझे एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट के बारे में पता है। और टोनी बोलता है, चलो ठीक है, हम चलते हैं। फिर वो लोग कार में बैठते हैं और जाओ में टोनी स्टॉक का हाथ पकड़ लेती है, साथ ही कहती है, आपको मेरे ऊपर गुस्सा नहीं आ रहा? मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। और टोनी बोलता है, तुम फालतू की टेंशन मत लो, वहीं जाओ मेरी सोच रही होती है। आंखी इन्होंने टको खोल रखा है। फिर टोनी एक लड़की की आईडी निकालता है और अंधाधुन उसके ऊपर पैसे भेजने लगता है, जिसको देख के जाओ मरी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई होती है। और जो स्ट्रीमर होती है वो भी काफी ज्यादा घबरा गई होती है कि आखिर इतने सारे पैसे कहां से आ रहे हैं। फिर स्ट्रीमर बेहोश हो जाती है और कंपनी बताती है, इतने सारे सुपर चैट आने की वजह से ये घबरा के बेहोश हो गई। वहीं जाओ मिली सोच रही होती है, मैंने पहली बार किसी को इतना तेज पैसा भेजते हुए देखा है, और अगर मैं यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती तो मुझे 30 मिलियन डॉलर मिल जाते। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा मुझे सब दिखाने के लिए कर रहा है, लेकिन जो भी हो इसका जो पैसा खर्च करने की स्पीड है वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आई और मुझे तो वेट है। एपिसोड 14 मेरी फेक फैमिली रूल। जब फैमिली का वॉइस 18 साल का हो जाता है तो उसको $1 बिलियन खर्च करने होंगे ताकि उसे उसकी फैमिली के $50 बिलियन की प्रॉपर्टी मिल सके। और यह सब करने के लिए मैंने बहुत सारा खर्चा भी किया। मैंने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे कैंपेन चलाए और साथ ही बहुत ही बड़े बड़े काम भी किए, और उन्हीं कामों में से था इसी स्ट्रीमर को बहुत सारे पैसे भेजना। और इन सारी चीजों के बारे में मैं पहली बार किसी को बता रहा हूं, जो कि तुम हो। ये बात मैं किसी को भी नहीं बता सकता क्योंकि ये मेरी फैमिली का सीक्रेट है। लेकिन मुझे माफ करना, अब मैं थक चुका हूं, इसी वजह से मैं यहां से चलता हूं। वहीं जॉकी सोच रही होती है, इसने बहुत ज्यादा मेहनत करी अपने पैसे को खर्च करने के लिए और यहाँ पे मैं बिल्कुल गलत थी। आखिर में इतने ज्यादा मेहनत करने वाले इंसान पर डाउट कैसे कर सकती हूँ। फिर जाओ कि टोनी को गले लगा लेती है और कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी गलती थी, तब मुझे छोड़ के मत जाओ। साथ ही वो सोच रही होती है, इसने इतनी बड़ी सीक्रेट मुझे बता दी, सच में ये मुझे बहुत ज्यादा चाहता है। और झावके का अफेक्शन पर 92 पर हो गया होता है। फिर जबकि जालन के पास आती है और बोलती है, प्लीज मुझे माफ करना, मैं थोड़े बुरे मूड में थी, मेरी वजह से तुम सभी लोगों का डिनर खराब हो गया और इसी वजह से अब मैं तुम सभी लोगों को एक ट्रीट दूंगी। वहीं जालन सोच रहा होता है, मिस्टर टोनी तो काफी ज्यादा कूल है, उन्होंने 5 मिनट के अंदर इसको पटा लिया। और जाओ मेरी सोच रही होती है, यार ये लड़की कहां से आ गई, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर जाब मेरी बोलती है, मिस्टर स्टॉक आपने बताया नहीं कि लड़की कौन है? तभी जॉकी बोलती है, तुमने भी नहीं बताया कि तुम कौन हो, और आंटी अब देखने में हमारी एज की नहीं लग रही, आप हमसे बड़ी लग रही है। वहीं जाव लेन सोच रहा होता है, जाके ने जाओ मेरी को पूरी तरीके से हरा दिया। जाके की बात सुनकर जाओ मेरी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई होती है। टोनी कहता है, मुझे भूख लगी है, तुम लोग फाइट मत करना, और इसी वजह से वो दोनों लड़कियां फाइट नहीं करती। ये देख के जालन बोलता है, यहाँ पे सिर्फ मिस्टर स्टॉक के एक बार बोलने से इन दोनों ने फाइट नहीं करी। मिस्टर स्टॉक तो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है। यहाँ पे एक लड़की जो कि बहुत ही फेमस स्ट्रीमर और एंकर है और दूसरी डिस्ट्रिक्ट की सबसे बेहतरीन ब्यूटीज में से एक है और बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड लड़की है। और हमारे मिस्टर स्टॉक तो आर्ट ऑफ वुमन कंट्रोलिंग में एक्सपर्ट निकले, ऐसा भी कह सकता है कि मिस्टर स्टॉक एक सकबस है। लेकिन चाहे जो भी हो, मैं आज से इनको फॉलो करने वाला हूं, अब से ये मेरे आइडल है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं टोनी को, जो कि सोच रहा होता है वो रेस्टोरेंट काफी ज्यादा महंगा था, ये तो काफी अच्छी बात है।
कि मुझे पे नहीं करना पड़ा। मैंने जॉकी को 18,000 पे कर दिया ताकि वो 8,000 पे कर सके। देखा तो मैंने पहले 2 टारगेट नोरा और निया, उनके ऊपर मेरा अफेक्शन काम कर गया और जॉकी 92 पॉइंट्स पे है। और जॉकी की वजह से मुझे 25 एटेबल पॉइंट्स, साथ ही पियानो बजाने की स्किल भी मिलेगी। वहीं जाओ मेरी का फिक्शन भी 92 पर हो चुका है, उससे भी मुझे 25 एट्रल पॉइंट्स मिलेंगे, साथ ही डांस की स्किल भी मिलेगी और इन दोनों की अफेक्शन काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। तो क्या मुझे कुछ नया ट्राई करना चाहिए? और मेरे लिस्ट में एक और लड़की है, तो वो देखता है, वो होती है जूली। साथ ही वो सोच रहा होता है, मुझे याद है ये तो लियांग की गर्लफ्रेंड है और इसकी अफेक्शन 76 पॉइंट पहुंच चुकी है। साथ ही इससे भी मुझे 25 एट्रल पॉइंट मिलेंगे और इससे मिले हुए तो मुझे बहुत सारा टाइम हो चुका है। क्या मुझे इससे मिलना चाहिए? तभी उसके पास से कुछ लड़के गुजर रहे होते हैं और वो बोलता है, यहाँ पे किसी लड़के ने कन्फेस किया है। तभी दूसरा लड़का बोलता है, हाँ वो एक लव वॉरियर की तरह कन्फेस कर रहा है। टोनी बोलता है, लव वॉरियर सुनने में तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, मुझे चल के देखना चाहिए। और हम देखते हैं ये बंदा कोई और नहीं लियांग होता है। लियांग कहता है, जूली मुझे माफ कर दो, मैं अगली बार से कभी भी ऐसा बिहेव नहीं करूंगा। और क्या तुम्हें याद नहीं कि हमने पहले कितना अच्छा टाइम बिताया है? तो क्या तुम मुझे एक और मौका नहीं दे सकती? वहीं जूली काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। वहीं टोनी आते हुए सोचता है, ये तो लियांग है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है और क्या इसे ये सब करने में शर्म नहीं आ रही? तभी जूली की नजर टोनी पर पड़ती है और वो दौड़ते हुए टोनी के पास चली जाती है। वही लियांग कह रहा होता है, जूली आखिर तुम कहाँ जा रही हो, प्लीज रुक जाओ। वहीं जूली टोनी के पास जाते हुए बोलती है, तुम टोनी हो ना, फाइनली तुम मुझे मिल ही गए, आज मेरा काफी अच्छा दिन है। और क्या तुम मुझे विजिट पे ऐड करोगे? प्लीज मुझे ऐड कर लो, मुझे रिजेक्ट मत करना। वहीं सारे लोग बात कर रहे होते हैं, ये लड़की तो किसी और लड़के से बात कर रही है, लगता है लव वॉरियर कन्फेशन में हार गया और ये तो हमारे सीनियर लियांग है। क्या लियांग हार गए? वहीं ली लियांग सोच रहा होता है, ये कमीना टोनी, इसके लिए जूली मुझे छोड़ सकती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। फिर टोनी लियांग के पास आते हुए बोलता है, क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? तभी लियांग बोलता है, क्या तुम मुझे यहाँ पे बेइज्जत करने के लिए आए हो? तभी टोनी बोलता है, लियांग अगर मैं सच बताऊं तो मैं हमेशा से तुमसे जलता था, क्योंकि तुम्हारे पास अच्छे लुक्स थे और तुम स्पोर्ट्स में काफी ज्यादा अच्छे थे, यहाँ तक कि तुम्हें लड़कियां भी काफी ज्यादा पसंद किया करती थी। वहीं तुम्हें इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन तुम अपने उस ओरा को खो चुके हो और अब बस तुम पैनिक कर रहे हो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड वहां पर तुमसे अलग हुई जब तुम मैसेज में जीतने के लिए मेहनत कर रहे थे और उसे इग्नोर कर रहे थे। वो तुम ही थे जिसने अपने हाथों से उसे अपने आप से अलग किया, इसी वजह से आज वो तुमसे अलग है और तुम आज यहाँ पे उसे वापस पाने की भीख मांग रहे हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि सारी गलती तुम्हारी है? लियांग रोते हुए कहता है, टोनी तुम सही बोल रहे हो, ये सारी मेरी ही गलती है। वहीं सारे लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, हमें तो लगा यहाँ पे कोई तीसरा बंदा होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, ये लड़की तो काफी ज्यादा अच्छी है, इसके बॉयफ्रेंड जो इसके साथ किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वहीं जूली सोच रही होती है, टोनी मुझे कितना ज्यादा समझता है, इसकी वजह से मेरी इज्जत भी बच गई और जूली का अफेक्शन 91 पॉइंट्स तक बढ़ गया होता है। वहीं हम देखते हैं भीड़ में युकी भी होती है, जो कि सोच रही होती है, आखिर इसका इस लड़की के साथ में क्या रिश्ता है। सो गाइज आज के लिए इतना ही, चलो मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, आपका दिन शुभ हो। टू बी कंटिन्यू, प्लीज रीड मोर टू द नेक्स्ट चैप्टर। यार ये लड़की कहाँ से आ गई, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर जाब मेरी बोलती है, मिस्टर स्टॉक आपने बताया नहीं कि लड़की कौन है। वहीं हम देखते हैं भीड़ में युकी भी होती है, जो कि सोच रही होती है, आखिर इसका इस लड़की के साथ में क्या रिश्ता है। लियांग अगर मैं सच बताऊं तो मैं हमेशा से तुमसे जलता था, क्योंकि तुम्हारे पास अच्छे लुक्स थे और तुम स्पोर्ट्स में काफी ज्यादा अच्छे थे, यहाँ तक कि तुम्हें लड़कियां भी काफी ज्यादा पसंद किया करती थी। लेकिन मुझे माफ करना, अब मैं थक चुका हूं, इसी वजह से मैं यहाँ से चलता हूं। वहीं जॉकी सोच रही होती है, इसने बहुत ज्यादा मेहनत करी अपने पैसे को खर्च करने के लिए और यहाँ पे मैं बिल्कुल गलत थी। मुझे याद है ये तो लियांग की गर्लफ्रेंड है और इसकी अफेक्शन 76 पॉइंट पहुंच चुकी है, साथ ही इससे भी मुझे 25 एट्रल पॉइंट मिलेंगे और इससे मिले हुए तो मुझे बहुत सारा टाइम हो चुका है। वहीं टोनी आते हुए सोचता है, ये तो लियांग है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है और क्या इसे ये सब करने में शर्म नहीं आ रही। तभी जूली की नजर टोनी पर पड़ती है। पुष्पिन CH-14 मेरी फेक फैमिली रूल की मिस्टर स्टॉक एक सक बस है,
लेकिन चाहे जो भी हो मैं आज से इनको फॉलो करने वाला हूं, अब से ये मेरे आइडल है। लार्ज सर्कल चैप्टर 14। और वो दौड़ते हुए टोनी के पास चली जाती है। वही लियांग कह रहा होता है, जूली आखिर तुम कहाँ जा रही हो, प्लीज रुक जाओ। वहीं जूली टोनी के पास जाते हुए बोलती है। तभी जॉकी बोलती है, तुमने भी नहीं बताया कि तुम कौन हो, और आंटी अब देखने में हमारी एज की नहीं लग रही, आप हमसे बड़ी लग रही है। वहीं तुम्हें इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन तुम अपने उस ओरा को खो चुके हो और अब बस तुम पैनिक कर रहे हो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड वहां पर तुमसे अलग हुई जब तुम मैसेज में जीतने के लिए मेहनत कर रहे थे। लार्ज सर्कल मेरी फेक फैमिली रूल्स। सो गाइज आज के लिए इतना ही, चलो मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो। क्या मुझे इससे मिलना चाहिए? तभी उसके पास से कुछ लड़के गुजर रहे होते हैं और वो बोलता है, यहाँ पे किसी लड़के ने कन्फेस किया है। आखिर में इतने ज्यादा मेहनत करने वाले इंसान पर डाउट कैसे कर सकती हूँ। फिर जाओ कि टोनी को गले लगा लेती है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं टोनी को, जो कि सोच रहा होता है वो रेस्टोरेंट काफी ज्यादा महंगा था, ये तो काफी अच्छी बात है। जब फैमिली का वॉइस 18 साल का हो जाता है, तुम टोनी हो ना, फाइनली तुम मुझे मिल ही गए, आज मेरा काफी अच्छा दिन है। और क्या तुम मुझे विजेट पे ऐड करोगे? प्लीज मुझे ऐड कर लो, मुझे रिजेक्ट मत करना। वहीं सारे लोग बात कर रहे होते हैं। वहीं जाव लेन सोच रहा होता है, जाके ने जाओ मेरी को पूरी तरीके से हरा दिया। जाके की बात सुनकर जाओ मेरी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई होती है। टू बी कंटिन्यू, प्लीज रीड मोर टू द नेक्स्ट चैप्टर। तो उसको $1 बिलियन खर्च करने होंगे ताकि उसे उसकी फैमिली के $50 बिलियन की प्रॉपर्टी मिल सके, और यह सब करने के लिए मैंने बहुत सारा खर्चा भी किया। मैंने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे कैंपेन चलाए और साथ ही बहुत ही बड़े बड़े काम भी किए, और उन्हीं कामों में से था और उसे इग्नोर कर रहे थे वो तुम ही थे, जिसने अपने हाथों से उसे अपने आप से अलग किया। इसी वजह से आज वो तुमसे अलग है और तुम आज यहाँ पे उसे वापस पाने की भीख मांग रहे हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि सारी गलती तुम्हारी है? और कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी गलती थी, तब मुझे छोड़ के मत जाओ। साथ ही वो सोच रही होती है, इसने इतनी बड़ी सीक्रेट मुझे बता दी, सच में ये मुझे बहुत ज्यादा चाहता है कि मुझे पे नहीं करना पड़ा। मैंने जॉकी को 18,000 पे कर दिया ताकि वो 8,000 पे कर सके। देखा तो मैंने पहले 2 टारगेट नोरा और निया, उनके ऊपर मेरा अफेक्शन काम कर गया और जॉकी 92 पॉइंट्स पे है। तभी दूसरा लड़का बोलता है, हाँ वो एक लव वॉरियर की तरह कन्फेस कर रहा है। टोनी बोलता है, लव वॉरियर सुनने में तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। टोनी कहता है, मुझे भूख लगी है, तुम लोग फाइट मत करना, और इसी वजह से वो दोनों लड़कियां फाइट नहीं करती। ये देख के जालन बोलता है, ये लड़की तो किसी और लड़के से बात कर रही है, लगता है लव वॉरियर कन्फेशन में हार गया, और ये तो हमारे सीनियर लियांग है। मुझे चल के देखना चाहिए। और हम देखते हैं ये बंदा कोई और नहीं लियांग होता है। लियांग कहता है, जूली मुझे माफ कर दो, मैं अगली बार से कभी भी ऐसा बिहेव नहीं करूंगा। और झावके का अफेक्शन पर 92 पर हो गया होता है। फिर जबकि जालन के पास आती है और बोलती है, लियांग रोते हुए कहता है, टोनी तुम सही बोल रहे हो, ये सारी मेरी ही गलती है। वहीं सारे लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। हमें तो लगा यहाँ पे कोई तीसरा बंदा होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, ये लड़की तो काफी ज्यादा अच्छी है और जॉकी की वजह से मुझे 25 एटेबल पॉइंट्स, साथ ही पियानो बजाने की स्किल भी मिलेगी। वहीं जाओ मेरी का फिक्शन भी 92 पर हो चुका है। यहाँ पे सिर्फ मिस्टर स्टॉक के एक बार बोलने से इन दोनों ने फाइट नहीं करी। मिस्टर स्टॉक तो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है। इसी स्ट्रीमर को बहुत सारे पैसे भेजना और इन सार चीजों के बारे में मैं पहली बार किसी को बता रहा हूं, जो कि तुम हो। ये बात मैं किसी को भी नहीं बता सकता क्योंकि ये मेरी फैमिली का सीक्रेट है। क्या लियांग हार गए? वहीं ली लियांग सोच रहा होता है, ये कमीना टोनी, इसके लिए जूली मुझे छोड़ सकती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। फिर टोनी लियांग के पास आते हुए बोलता है, प्लीज मुझे माफ करना, मैं थोड़े बुरे मूड में थी, मेरी वजह से तुम सभी लोगों का डिनर खराब हो गया और इसी वजह से अब मैं तुम सभी लोगों को एक ट्रीट दूंगी। वहीं जालन सोच रहा होता है, और क्या तुम्हें याद नहीं कि हमने पहले कितना अच्छा टाइम बिताया है? तो क्या तुम मुझे एक और मौका, उससे भी मुझे 25 एट्रल पॉइंट्स मिलेंगे, साथ ही डांस की स्किल भी मिलेगी। और इन दोनों की अफेक्शन काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। यहाँ पे एक लड़की जो कि बहुत ही फेमस स्ट्रीमर और एंकर है और दूसरी डिस्ट्रिक्ट की सबसे बेहतरीन ब्यूटीज में से एक है। इसके बॉयफ्रेंड जो इसके साथ किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वहीं जूली सोच रही होती है, टोनी मुझे कितना ज्यादा समझता है, इसकी वजह से मेरी इज्जत भी बच गई और जूली का अफेक्शन 91 पॉइंट्स तक बढ़ गया होता है। क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? तभी लियांग बोलता है, क्या तुम मुझे यहाँ पे बेइज्जत करने के लिए आए हो? तभी टोनी बोलता है, एपिसोड -15
एम्स रोया के सामने हुई बेइज्जती। फिर वो दौड़ते हुए जॉकी के पास जाती है और कहती है, जाओ कि टोनी तुम्हें चीट कर रहा है। फिर जॉकी बोलती है, यूकी हमें प्रॉब्लम खड़ी मत करो, मुझे कोई भी धोखा दे सकता है, पर टोनी धोखा नहीं दे सकता। फिर यूकी बोलती है, मैं नीचे देख के आ रही हूँ। वो नीचे एक लड़की से कन्फेस कर रहा था और वो लड़की भी उसे काफी ज्यादा पसंद करती है। तभी जॉकी बोलती है, इसमें टोनी की क्या गलती कि कोई उसे कन्फेस कर रहा है, वो उसे रोक तो नहीं सकता ना। फिर यूकी उसे अपना फोन दिखाते हुए बोलती है, आज ही उसने एक लड़की के ऊपर $30 मिलियन खर्च किया है, क्या तुम अभी भी बोलोगे कि वो तुम्हें धोखा नहीं दे सकता? जबकि बोलती है, हाँ उसने मुझे बताया था कि उसने $30 मिलियन खर्च किए हैं। यूकी बोलती है, उसने खर्च नहीं किया, उसने एक लड़की के ऊपर उड़ाया है। तभी जबकि बोलती है, तुम परेशान मत हो, मुझे उसके ऊपर पूरा भरोसा है और वो भी मुझ पर उतना ही भरोसा करता है। और यूके क्योंकि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, इसी वजह से तुम नहीं समझ पाओगी। यह बात सुनकर यूके को काफी ज्यादा बुरा लगता है। साथ ही वो सोच रही होती है, मेरी दोस्त काफी ज्यादा समझदार थी। सच में प्यार लोगों को अंधा कर देता है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं टोनी को जो कि अपने दोस्त के साथ में होता है। टोनी का दोस्त बोलता है, आखिर तुम्हें यहाँ पे नींद कैसे आ सकती है? क्या तुमने वो स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी? तुम्हें बिल्कुल वैसा ही एक्ट करना है। टोनी बोलता है, मुझे तो यहाँ पे आना भी नहीं था, तुमने मुझे काफी ज्यादा परेशान किया यहाँ पे आने के लिए। तभी वहां पे लड़कियां बोलती है, जियांग ताओ तुम यहाँ पे चिल्लाओ मत, इससे टोनी को बुरा लग सकता है। हमें तो यहाँ पे टोनी को सोते हुए देख के भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और टोनी क्या तुम आज रात के लिए फ्री हो? तभी दूसरी लड़की बोलती है, लगता है टोनी आज काफी ज्यादा थका हुआ है, तो क्या आज वो मेरे साथ में कॉफी पीने चलेगा? टोनी बोलता है, जियांग ताओ डेट तो तुम्हारी थी ना, आखिर यहाँ पे ये दो लड़कियां क्या करने आई है? जियांग ताओ बोलता है, इन दोनों ने बोला कि अगर तुम नहीं आओगे तो ये भी नहीं आएंगी, और आखिर तुम जैसा हैंडसम दिखने वाला इंसान हम जैसे ऑर्डिनरी दिखने वाले लोगों की प्रॉब्लम कैसे समझ सकता है? फिर जियांग ताओ बोलता है, आखिर तुमने नोरा के साथ में क्या किया है? मैंने सुना है आजकल वो काफी ज्यादा परेशान चल रही है, यहाँ तक कि वो डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी ले रही है, वो बहुत ज्यादा परेशानी के अंदर है। वहीं टोनी सोच रहा होता है, कहीं मैंने ज्यादा तो नहीं कर दिया? मैं ये बात मानता हूं कि उसने मुझे हर्ट किया था, लेकिन इसमें उसकी इतनी भी कोई गलती नहीं थी, और कम से कम वो मरने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। कहीं मैंने उसके साथ में एक्ट प्ले करके कोई गलती तो नहीं करी? तभी वहां पे एक और लड़की आते हुए बोलती है, टोनी ये तो तुम हो ना, मैंने सुना है कि तुम हमारे स्कूल के इंटरनेट किंग हो, जब तुम नेट खोलते हो तो पूरा इंटरनेट ही हिल जाता है। फिर टोनी बोलता है, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, और यह बातें नोरा भी सुन रही होती है। फिर नोरा रोते हुए बोलती है, ये सारी मेरी ही गलती थी। तभी वहां पे टोनी के हाई स्कूल का एक क्लासमेट भी आ जाता है, जो कि कहता है कि तुम लोगों को लग रहा है कि ये वो टोनी स्टॉक है, जो कि ऑनलाइन बहुत सारा पैसा खर्च कर रहा है, लेकिन मैं तुम लोगों को बता दूं कि ये वो टोनी स्टॉक होने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। इसका तो सिर्फ नाम टोनी है, इसने तो तना पैसा देखा भी नहीं होगा। वही टोनी सोच रहा होता, ये तो वही कमीना है। फिर वो बंदा आगे बढ़ते हुए बोलता है, मैं इसका क्लासमेट हूँ, मेरा नाम है जस्टिन हैमर, और मेरे पास यहाँ पे काफी अच्छी खासी प्रॉपर्टीज है। और लड़की, मैं तुम्हें काफी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अपने विजिट पे ऐड करूँ? वही टोनी सोच रहा होता, ये कमीना जस्टिन हैमर, यह मेरे हाई स्कूल का राइवल है। सिर्फ क्योंकि अमीर और पावरफुल था, इसी वजह से मुझे काफी ज्यादा बुली किया करता था, और ये यहाँ पे शॉफ करना चाहता है ना, तो मैं इसको सॉफ करने दूंगा। वैसे भी मैं इतनी जल्दी अपने क्लासमेट के सामने अपनी हाई प्रोफाइल इमेज शो नहीं करना चाहता था। और ये पता भी किसको हो रहा है, इससे तो मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। फिर टोनी आगे बढ़ते हुए बोलता है, ये मेरा क्लासमेट जस्टिन हैमर है, और यह अभी 985 यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है। ये खुद की अपनी एक कंपनी भी चलाता है, जिसकी वैल्यू मिलियंस ऑफ डॉलर्स की है। तुम ये भी कह सकती हो कि ये काफी ज्यादा अमीर इंसान है। और रही बात मेरी, तो हाँ, मैं टोनी स्टॉक नहीं हूं, मुझे तो बस अपने पुराने घर को बेचने से काफी ज्यादा पैसा मिला है, जो कि $10 मिलियन है। ये सुनकर जस्टिन बोल रहा होता है, इस कमीने के पास $5 मिलियन है। वही नोरा काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है और बोलती है, क्या टोनी टोनी स्टॉक नहीं है? यहाँ मेरे सामने दो लड़के खड़े हैं, जिसमें से एक 985 यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, और उसने खुद के दम पे मिलियंस डॉलर की कंपनी बनाई है। वहीं दूसरी तरफ टोनी है,
जिसके पास थोड़े से पैसे हैं, और वो मुझे काफी ज्यादा पसंद करता है। और ये सब सोचने की वजह से नोरा का अफेक्शन घटने लगता है, और वो इतना घट जाता है कि वो टोनी के अफेक्शन लिस्ट से ही बाहर हो जाती है। फिर नोरा जस्टिन हेर से बोलती है, मैं तुम्हें ऐड करती हूँ, साथ ही वो सोच रही होती है। ये तो किसी बेवकूफ को भी पता होगा कि आखिर किसको चूज करना है। फिर जस्टिन बोलता है, देखो ये कितनी ज्यादा अजीब बात है। अभी जो लड़की तुम्हें पसंद कर रही थी वो मुझे वीचैट पे ऐड कर रही है, और वो टोनी के पास आके बोलता है, पहले तुम्हें मारने में काफी ज्यादा मजा आया करता था, लेकिन अब तो तुम्हें देखने का ही मन नहीं करता। फिर वो आगे जाते हुए बोलता है, आज मेरा दोस्त टोनी मिला है, तो आज इसने जो भी खर्चा किया रेस्टोरेंट में वो सब मेरी तरफ से वही हम देखते हैं। टोनी हंस रहा होता है, जिसको देख के बाकी सभी लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। टोनी बोलता है, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे बस आज कोई पता चल गया। साथ ही वो सोच रहा होता है, मैंने सोचा था कि मैं नोरा को एक और चांस दे दूं, लेकिन ये तो गिरगिट निकली। वक्त आते ही फिर से रंग बदल दिया, और आज के बाद से मैं कभी भी नोरा के ऊपर दया नहीं खाऊंगा, और मैं इसको वो हेल्प फील कराऊंगा जो कि ये डिजर्व करती है। फिर टोनी उस रेस्टोरेंट से जा रहा होता है। तभी जस्टिन बोलता है, क्या तुम जा रहे हो? तुम्हें पता है कल हमारे हाई स्कूल का रियूनियन होने वाला है, जो कि हमने जियोजा होटल पे रखा है। तो टोनी, क्या तुम कल आने की हिम्मत कर सकते हो? टोनी सोच रहा होता है। अच्छा, क्लास का रियूनियन? फिर टोनी बोलता है, अगर तुम मुझे इनवाइट कर रहे हो तो मैं जरूर से आऊंगा। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। टोनी के क्लास के सारे बंदे आ गए होते हैं। जस्टिन बोलता है, आज तुम लोग जी खोल के पियो और मजे करो, इन सब के लिए मैं पे करूंगा। वहीं सारे बंदे बोल रहे होते हैं, जस्टिन हेमर सच में कमाल का बंदा है। फिर जस्टिन बोलता है, तुम लोगों को रोया के सामने मेरी तारीफ करनी है, वो अभी आती ही होगी। फिर सारे बंदे बोलते हैं, आप बिल्कुल भी टेंशन मत कीजिए, वो जैसे ही आएगी हम उसके सामने आपकी काफी ज्यादा तारीफ करेंगे। और वैसे भी आप और वो एकदम परफेक्ट मैच है। आप एक काफी ज्यादा स्मार्ट बंदे हैं, और काफी ज्यादा स्टैंडर्ड भी। वही रोया काफी ज्यादा सुंदर लड़की है। वहीं टोनी सोच रहा होता है, ये कमीना शो ऑफ करने की एक भी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ता। तभी वहां पे रोया आती और वो बोलते हैं, मुझे माफ करना, मैंने तुम सभी लोगों को वेट कराया। आज मेरा जो ड्राइवर था उसने आज छुट्टी रख ली थी, इसी वजह से मुझे टैक्सी लेके आना पड़ा। वहीं टोनी सोच रहा होता है, रोया ये मुझे याद है, हमारे हाई उसने आज छुट्टी रख ली थी, इसी वजह से मुझे टैक्सी लेके आना पड़ा। वहीं टोनी सोच रहा होता है, रोया ये मुझे याद है, हमारे हाई स्कूल में सभी लोग इसको काफी ज्यादा पसंद किया करते थे। ये बहुत ज्यादा मिस्टीरियस और नोबल है, जैसे कि एक ऐसी मिस्ट्री जो कि कभी सॉल्व नहीं हो सकती। और इसको देखते ही स्कूल में सारे बंदे पागल हो जाते थे। फिर टोनी आगे बढ़ते हुए बोलता है, क्लासमेट रोया, तुमसे मिले हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया, क्या तुम मुझे विजिट पे ऐड करोगी, जिससे हमारा बात करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। ये देखकर जस्टिन हैमर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है, और कहता है, एक बार ये पार्टी खत्म हो जाए इसके बाद मैं इस कमीनी को सबक सिखाऊंगा। और रोया बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हें अपना अकाउंट देती हूँ। साथ ही वो सोच रही होती है, आखिर यह बंदा कौन है, मैंने आज से पहले इसको कभी नहीं देखा। और हम देखते हैं, रोया उसके अफेक्शन सिस्टम में ऐड हो गई होती है। टोनी को बताया जाता है कि अगर आप इसको पटा लेते हैं तो आपको 35 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, साथ ही आपको 4 अलग लैंग्वेजेस भी आ जाएंगी। को बताया जाता है कि अगर आप इसको पटा लेते हैं तो आपको 35 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, साथ ही आपको 4 अलग लैंग्वेजेस भी आ जाएंगी, जो कि है एपिसोड 16। रोया एनिमे फैन गर्ल, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और जर्मनी। वहीं पूरी क्लास शॉक्ड हो गई होती है और कहती है, टोनी पहले ऐसा तो नहीं था, लेकिन अब ये काफी ज्यादा औसम हो चुका है। इसने डायरेक्ट जाके उसकी वीट आईडी मांग ली। तभी लाजिया खड़े होते हुए बोलती है, ये बिल्कुल भी औसम नहीं है, ये बस यहाँ पे कुछ अमीर लोगों का चेला है जो कि उन लोगों के पीछे धूम हिलाते हुए घूमता रहता है। इसी ने विजय को हेल्प करी थी मुझे बेवकूफ बनाने में। जो मुझे बेवकूफ बनाने के लिए आए थे वो सभी बेहद ही अमीर बंदे थे, और उन्होंने मैं जैसी भोली लड़की को परेशान किया। तभी वेंज बोलता है, लाओजिया फालतू बातें करना बंद करो। लाओजिया बोलती है, आखिर मैंने क्या फालतू बात करी, तुमने मेरी फीलिंग से खेला है और तुमने मुझे फील करा है कि तुम काफी ज्यादा अमीर हो, और उसके बाद तुमने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि तुम अमीर नहीं थे और मैं बहुत ही लकी निकली। और हम देखते हैं, ये सारी बातें सुनकर रोया का अफेक्शन 5 पॉइंट से गिर जाता है।
जस्टिन खड़े होते हुए बोलता है। टोनी, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम मेरे पास आ सकते थे। आखिर तुम अमीर लोगों के चिलक क्यों बन रखे हो? मैं तुम्हें एक अच्छी नौकरी दे सकता हूं। मैं भी एक काफी ज्यादा अमीर इंसान हूं। अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो तुम काफी अच्छा पैसा कमाओगे। वही टोनी सोच रहा होता, लाओ जिया ने सबसे पहले मुझे बेइज्जत करने का ट्राई किया, उसके बाद ही जस्टिन उसकी हेल्प कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि इन दोनों ने पहले से ही साइज डिसाइड करके रखी थी। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मुझे इन साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे इन लोगों को अपनी रियलिटी दिखानी होगी। तभी टोनी हाउट यान को मैसेज करता है, मेरी विला पे जो करारी कार पड़ी हुई है उसे लेके जवज होटल पे आ जाओ, फिर हम देखते हैं। उन लोग की पार्टी खत्म हो गई होती है। सब लोग बाहर निकलते हुए बोल रहे होते हैं। सच में एक 4 स्टार होटल था। खाना खाके तो मजा ही आ गया। सच में जशन काफी ज्यादा कूल बंदा है। उसने हम सभी के लिए पे भी कर दिया। वही जशन चलते हुए सोच रहा होता है, लू वेंज और ये कमीना टोनी, अब ये किसी को भी अपनी शक्ल नहीं दिखा पाएंगे। आज तो मैंने इनकी काफी ज्यादा बेइज्जती करी है और आज की रात मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं जीत गया। तभी जस्टिन बोलता है, रोया, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूं और आज की रात मैं तुम्हारा ड्राइवर बन जाऊं? और हाँ, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुमसे कभी भी छुट्टी नहीं मांगूंगा। फिर रोया बोलती है, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी होटल का एक बंदा आता है और वो बोलता है, मिस्टर जस्टिन, मैं कब से आपको ढूंढ रहा था कि आप अपनी कार को पार्किंग से हटा सकते हैं। जस्टिन बोलता है, मैंने तुम्हारी रेस्टोरेंट को पैसा दिया है तो आखिर मैं अपने कार को पार्किंग से क्यों हटाऊं? वहीं जो बंदा होता है वो बोलता है, हमारी पार्किंग 9 बजे के बाद में सिर्फ वीआईपी कस्टमर के लिए खुलती है और अभी हमारा वीआईपी कस्टमर आया है जो कि अपनी कार को पार्क करना चाहता है। इसी वजह से आपको मैं परेशानी दे रहा हूं आपकी कार हटाने के लिए। फिर जस्टिन बाहर आके अपनी कार को बाहर निकाल लेता है और सोच रहा होता है कि मुझे देखना कि आखिर ये बंदा कौन है जिसके लिए मुझे अपनी कार को बाहर निकालना पड़ा। तभी वो देखता है, उसके कार के जगह पे एक करारी कार खड़ी होती है और वो सोच रहा होता है, ये तो वही करारी कार है जो कि मैंने सिर्फ शो में देखी है। फिर वो कार से हटिया को बाहर निकलते हुए देख के बोलता है, ये तो गैंग हटिया है। अब मुझे पता चल गया कि आखिर मुझे अपनी कार क्यों निकालनी पड़ी। इस बंदे के बारे में बोला जाता है कि ये बंदा पूरी सील का सबसे ज्यादा यंग अमीर बंदा है। और ये तो काफी अच्छी बात है कि मैंने गुस्से में इससे कोई पंगा नहीं लिया, वरना ये मुझे खड़े खड़े बर्बाद कर देता। लेकिन तभी टोनी जाके हाउटियन से हाथ मिलाने लगता है और कहता है, हाउटियन, मेरी कार को यहाँ पे लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तभी हटिया कहता है, आप तो मेरी फैमिली की तरह है। ब्रदर, आपको थैंक्स बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है और आपकी कार डिलीवर करके मुझे नरेल फील हो रहा है। वहीं जस्टिन सोच रहा होता है, क्या ये कार टोनी की है और ये हाउटन इससे इतना ज्यादा पोलाइट क्यों बात कर रहा है? वहीं सारे लोग बात करने लगते हैं, क्या ये इतना ज्यादा अमीर है? इसके पास एक करारी कार भी है और एक करारी कार के अंदर जस्टिन के दर्जन ऑफ कार आ जाए। वहीं टोनी झाव कियान को बोलता है, मुझे आपको अपने कुछ क्लासमेट से मिलाना था जो भी बहुत ज्यादा अमीर बंदे हैं। वहीं टोनी के क्लासमेट लाजिया को ब्लेम करते हुए बोल रहे होते हैं, आखिर तुम क्या बात कर रही थी? तुम कह रही थी कि टोनी यहाँ पे अमीर बंदों के पीछे घूमता है, पर देख के तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। वही रोया सोच रही होती है, लगता है जस्टिन और लाजिया मिलके टोनी को बेइज्जत करने का प्लान बनाया था। लेकिन इस बंदे ने खुद के पास इतना सारा पैसा होने के बावजूद भी खुद को डिफेंड नहीं किया। ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग इंसान है और रोया के अफेक्शन 15 पॉइंट से बढ़ गए होते हैं। तभी टोनी बोलता है, रोया, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ सकता हूं? और रोया बोलती है, ठीक है। और फिर वो दोनों चले जाते हैं और लू वेंज टिया से बोलता है, आपने यही बोला ना कि जस्टिन की वेल्थ में और टोनी के वेल्थ में इतना अंतर है जितना कि इंसान और कुत्ते के बीच में। और ये सारी बातें सुनकर जस्टिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं रोया को, जो कि सोच रही होती है, टोनी की कार देखकर मैं कुछ ज्यादा ही खुश हो गई थी। लेकिन अगर मैं सच बताऊं तो मैं टोनी को अच्छे से नहीं जानती, लेकिन फिर भी मैं उसे कार में ऐसे ही बैठ गई। क्या पता ये मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। तभी टोनी बोलता है, मैं काफी देर से ध्यान दे रहा हूं, तुम्हारा जो ये पेंडेंट है वो तो डीका ओटमैन ने। फिर रोया बोलती है, क्या तुम इसको जानते हो? टोनी बोलता है, हाँ, मुझे भी ओटमैन सिटी देखना काफी ज्यादा पसंद था। मुझे इसकी ट्रांसफॉर्मेशन काफी ज्यादा कूल लगती थी। फिर रोया बोलती है, हाँ, मुझे भी, मैं बचपन से ये शो देखते हुए आ रही हूँ और सबसे बेकार बात तो यह है कि मेरी एज की कोई भी लड़की ये शो नहीं देखा करती थी।
और फिर ऐसे ही करके वो लोग आपस में बात करने लगते हैं। वही टोनी सोच रहा होता है, मुझे लगा नहीं था कि रया का इतना ज्यादा खुश मुजाहत साइड होगा। ये ज्यादातर हमेशा कोल्ड ही रहती है। मुझे उसको खुद देख के ऐसा लग रहा है कि मुझे इसकी ब्यूटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और पता नहीं क्यों पर मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं प्यार में पड़ चुका हूं। फिर टोनी रोया को बाय बोलते हुए बोलता है, तुमसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा, तुम बाकी क्लासमेट से काफी ज्यादा अलग थी। रोया बोलती है, तुम मुझे रोया बोल सकते हो और मुझे मेरे घर तक ड्रॉप करने के लिए शुक्रिया। फिर वो दोनों ही हंसने लगते हैं। टोनी को जाते हुए देखकर रोया सोच रही होती है, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग इंसान है। इसने मुझे बाकियों की तरह जज नहीं किया, ये उन बेकार लड़कों से बिल्कुल अलग है जो कि खुद को बोसी दिखाते हैं और कूल बनने का एक्ट करते हैं। फिर रोया अपने घर के अंदर आती है। रोया की मम्मी उससे बोलती है, मैंने तुम्हें बोला है ना ज्यादा देर तक बाहर मत घूमा करो, और तुम उस डेट के बारे में क्या क्या सोच रही हो जिससे मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा था। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पापा की कंपनी काफी ज्यादा बुरी हालत में है, और जो हन फैमिली की इन्वेस्टमेंट है वो काफी ज्यादा जरूरी है, और हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमें ये करना ही होगा। फिर रोया हंसते हुए बोलती है, मॉम क्या मेरी खुशी और मेरी हैप्पीनेस मैटर नहीं करती? मुझे उस हान फैमिली के लड़के से शादी नहीं करनी है। तभी रोया की मम्मी बोलती है, हमने बचपन से तुम्हें पालने में तुम्हारे ऊपर बहुत सारा खर्चा किया है। तुम्हें खाने पहनने और खेलने से लेकर तुम्हें जो भी कुछ चाहिए होता था, हमने सब कुछ दिया, और अगर आज तो तुम्हारी फैमिली की हालत ठीक नहीं है तो तुम अपनी फैमिली की हेल्प भी नहीं कर सकती। मुझे पता है जो हाँ कहेंगे वो बिल्कुल भी ठीक इंसान नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि शादी के बाद सुधर जाते हैं। और क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी मोम बाकियों के सामने अपने घुटनों पे गिड़गिड़ा है? रोया रोते हुए बोलती है, ठीक है मम्मी मैं समझ गई। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं टोनी को जो कि अपने चैट ग्रुप पे मैसेज पढ़ रहा होता है। तभी उनमें से एक बंदा मैसेज करता है कि बहुत बड़ी खबर है। टोनी कह रहा होता है कि आखिर हटिया ने क्या मैसेज किया है, और हम देखते हैं उसने रोया और हान फैमिली के लड़के की शादी के बारे में पोस्टर भेजा होता है। टोनी कहता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये तो रोया है। उसने मुझे बताया था कि वो किसी के साथ में ब्लाइंड डेट पर जाने वाली है, पर शादी ये तो हो ही नहीं सकता। और मैंने रोया को 3 साल तक स्कूल में देखा था, और यही वो मेरी उम्मीद है जिसकी वजह से मैं स्कूल में पढ़ता भी था। आज तक मैं ऐसा बंदा बन के रहा जो कि सिर्फ देखता रहा, लेकिन आज मैं पहली बार आगे बढ़कर कुछ एक्शन लूंगा। तभी हम देखते उसे एक आंटी देख रही होती है। एपिसोड 17 मुझे मेरे नाम से ही डराओगे, जो कि बोलती है, ये तो टोनी है। और उसके पास एक बंदा खड़ा होता है और वो बोलता है, ये बड़े शॉर्ट्स और बिग स्लीव्स पहनता है, ये लड़का टोनी है। फिर वो आंटी टोनी को रुका हुए उसको अपना कार्ड देती है, कहती है, हेलो टोनी, मेरा नाम है संसुई, और क्या तुम एक इंटरनेट इन्फ्लुएंस बनना चाहते हो? टोनी उसे मना करते हुए आगे बढ़ जाता है। वो आंटी कहती है, इसने मुझे इतनी जल्दी मना कर दिया, क्या इसने किसी और कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है? फिर वो आंटी टोनी का पीछा करते हुए बोलती है, हमारी एक MCM कंपनी है, हम लोग काफी ज्यादा पावरफुल हो गए हैं, हमारी सैलरी भी काफी ज्यादा अच्छी है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारी कंपनी के पास में मिस्टर स्टॉक है जो कि एक बहुत ही बड़े टाइकून है, और वो हमारी कंपनी के पीछे अंधन पैसा खर्च करते हैं। अगर तुम हमारे साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते हो तो याद रखना टोनी स्टॉक तुम्हारे साथ में कुछ भी कर सकते हैं। वही टोनी सोच रहा होता है, आखिर ये कैसी औरत है, ये अपने प्रोफेशनल काम के अंदर मेरा नाम क्यों ऐड कर रही है? और इस कमीनी की वजह से मुझे भी अपने काम में लेट हो रहा है, और लगता है इसको लग रहा है कि मैं इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन लगता है इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। तभी टोनी वह में मैसेज करते हुए बोलता है, क्या यहाँ पे कोई मीडिया कंपनी को जानता है? यहाँ पे एक सैनसू नाम की लड़की है जो कि मुझे परेशान कर रही है और मुझे मेरा ही नाम लेकर डरा रही है। तभी मिस्टर होंग बोलते हैं, रुकिए मैं चेक करता हूँ। टिया बोलता है, मिस्टर स्टॉक आप 2 सेकंड रुकिए, अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं इस कंपनी को सियोल से गायब करवा दूंगा। वहीं संसुई बोल रही होती है, क्या तुमने कुछ सोचा लड़के? तभी संसुई के फोन पे बॉस का कॉल आता है और वो सोच रही होती है, बॉस क्यों कॉल कर रहे हैं? और हम देखते हैं उसके बॉस होते हैं मिस्टर हंग, जो कि बोलते हैं, जल्द से जल्द वापस आ जाओ। फिर टोनी आगे बढ़ते हुए सोच रहा होता है, हान ग्रुप मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम मुझसे मेरी लड़की को नहीं चुरा सकते। वहीं हम देखते हैं
रोया को जिससे उसकी मदर बोल रही होती है, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ये सिर्फ एक ब्लाइंड डेट है और हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी युवान हॉर्न कंपनी बर्बाद हो चुकी है और तुम्हारे पापा भी थक चुके हैं लोगों से हेल्प मांग मांग के। इस वक्त सिर्फ अंकल गही है जो कि हमारी हेल्प करने के लिए रेडी हुए हैं। और एक ब्लाइंड डेट तो बिल्कुल ही बड़ी रिक्वेस्ट नहीं होती ना, तुम उसे अच्छा दोस्त तो बना ही सकती हो। तभी रोया के फोन पे टोनी का मैसेज आता है कि तुम कहाँ हो। रोया मैसेज करते हुए बोलती है, मैं रॉयल होटल जा रही हूँ, वहां पे मैं किसी से मिलने के लिए जा रही हूँ। टोनी बोलता है, अगर तुम पहुंच जाओ तो तुम मुझे अपनी लोकेशन भेज देना। वहीं रोया सोच रही होती है, टोनी को कैसे पता कि मैं ब्लाइंड डेट पे जा रही हूँ, काश उसका मने हॉर्न गैंग की जगह टोनी होता। तभी रोया के फादर बोलता है, रोया मेरी बात सुनो, आज तक तुम्हारे डैड ने तुमसे कोई भी काम करने के लिए नहीं कहा, लेकिन आज चाहे कुछ भी हो जाए शांत रहना, बस यह मानना कि तुम अपने फादर की हेल्प कर रही हो। रोया बोलती है, ठीक है डैड मैं समझ गई। सीन चेंज होता है, मैं रोल होटल का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर न का एक बंदा रोया की फैमिली को रिसीव करने के लिए आया होता है। वो कहता है, मिस्टर जाओ सेन आपका स्वागत है, रूम नंबर 305 में मिस्टर हन आपका वेट कर रहे हैं। वही मिस्टर हन का सेक्रेटरी सोच रहा होता है, मैंने सुना है रया काफी ज्यादा सुंदर है, लेकिन मैं इनको देखने के बाद बता सकता हूँ कि मैंने जो सुना है यह उससे ज्यादा सुंदर है, लेकिन मुझे इसके लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। इसका पूरा फ्यूचर उस मोटे के बेड पर खत्म होगा, वो बिल्कुल भी इसको डिजर्व नहीं करता। वहीं रोया सोच रही होती, ये तो सिर्फ एक ब्लाइंड डेट है ना, आखिर मेरे फादर इतने सारे डॉक्यूमेंट लेके क्यों चल रहे हैं। फिर जैसे वो लोग 305 रूम में एंटर करते हैं, अंकल हान बोलते हैं, आप सभी लोगों का स्वागत है, जल्द हम लोगों का परिवार एक परिवार होने वाला है। और हम देखते हैं रोया के फादर जाओ सेन ने सारे डॉक्यूमेंट को उसके टेबल पर रख दिया होता है। रोया सोच रही होती है, फादर क्या करने की सोच रहे हैं। फिर हमें अंकल हान के बारे में बताया जाता है, जो कि पूरे सीओ के सबसे ज्यादा पावरफुल लोगों में से एक है। वो एक बहुत ही बड़ी कंपनी को ऑन करते हैं और ब्लैक और व्हाइट बहुत सारी इंडस्ट्रीज में उनका पैसा लगा हुआ है। सभी लोग कहते हैं ये एक ऐसे इंसान है जो कि अपनी प्रॉफिट के अलावा कुछ भी नहीं सोचते। तभी अंकल हान रोया को बोलते हैं, रोया तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो। रोया बोलती है, अंकल हान मुझे आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। साथ ही वो टोनी को मैसेज कर देती कि मैं कॉन्फ्रेंस रूम 305 में हूं। तभी हान गैंग आगे बढ़ते हुए रोया का हाथ पकड़ लेता है, कहता है, रोया मैं तुमसे मिलने के लिए काफी ज्यादा बेताब था। मैंने तुम्हें लास्ट कॉकटेल पार्टी के अंदर देखा था, उसके बाद से मैं ना ठीक से सो पाया हूं ना खा पाया हूं। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मेरे जो फादर है वो तुम्हारी फैमिली की अच्छी तरीके से हेल्प कर देंगे ताकि तुम इस मुश्किल समय से बाहर निकल सको। फिर रोया बोलती है, हाँ हेल्प के लिए शुक्रिया। फिर हान गैंग बोलता है, रोया तुम इतनी पोलाइट क्यों हो रही हो। फिर वो उसको पीछे से जोर से पकड़ते हुए बोलता है, कुछ देर में हम एक फैमिली बनने वाले हैं। फिर रोया उसके हाथ को अपने ऊपर से हटा देती है और बोलती है, यहाँ पे इज्जत से पेश आओ, क्या तुम्हें बिहेव करना नहीं आता। फिर रोया के फादर बोलते हैं, रोया हनगा के साथ में अच्छे से बिहेव करो। वही रोया सोच रही होती है, डैड आप सही नहीं कर रहे। फिर रोया के फादर बोलते हैं, मिस्टर न मेरी बेटी थोड़ी गुस्से वाली है और इसकी बातों का बुरा मत मानिए, और मुझे ऐसा लगता है कि हान गैंग और मेरी बेटी एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट रहेंगे। अंकल हान बोलते हैं, हाँ मुझे भी इसकी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, चलिए एक साथ में बैठ के एक बार वो कॉन्ट्रैक्ट देख लेते हैं। फिर वो सेक्रेटरी बताता है कि यह एक इक्विटी ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हान फैमिली जाओ फैमिली को $100 मिलियन देगी, जिससे कि वो हुआन हॉन्ग फैमिली के 20% शेयर को खरीदेंगे। इसके बदले में रोया को हॉन्ग किंग से शादी करनी पड़ेगी और जो $100 मिलियन है वो आपको टुकड़ों में दिया जाएगा। लास्ट पेमेंट आपको तब मिलेगी जब रोया और हाँ गैंग का बच्चा हो जाएगा। तभी रोया को कॉन्ट्रैक्ट छीन हुए बोलती है, क्या शादी बच्चे, आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। और फादर आपने तो बोला था कि एक ब्लाइंड डेट होगी, लेकिन आप तो मुझे बेच रहे हैं। तभी रोया की मम आगे बढ़ते हुए बोलती है, रोया शांत हो जाओ। रोया बोलती है, मैं शांत नहीं हो सकती, मुझे पता है ये हॉन्ग गैंग ड्रग्स लेता है, गैम्बलिंग करता है और ड्रिंक भी करता है और यह बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, मैं इससे शादी नहीं कर सकती। तभी रोया के फादर रोया को थप्पड़ मार देते हैं, कहते हैं, हमारी जब फैमिली बहुत ज्यादा दिक्कतों में है, लेकिन इतने मुश्किल टाइम में भी तुम सिर्फ खुद का सोच रही हो, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। रोया बोलती है, मैं खुद के लिए नहीं सोच रही, आप मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तभी रोया की मॉम बोलती है, रोया मेरी बात सुनो, तुम्हारे डैड जो भी कर रहे हैं
वो हमारी फैमिली के लिए कर रहे हैं। और तुम बचपन से ही बहुत ज्यादा समझदार रही हो, अगर हमारी कंपनी फेल हो गई तो हमारी फैमिली भी फेल हो जाएगी, रोया बोलती है। मोम आप ऐसे बीव क्यों कर रही है? अगर हमारी लग्जरी लाइफ खत्म भी हो जाती है तो हम लोग साथ में मिलके काम करेंगे, आप, मैं और डैड मिलकर पक्का से कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। लेकिन तभी रोया की मॉम अपने घुटनों पे आ जाती है और कहती है, प्लीज अपने मॉम के ऊपर थोड़ी सी दे दिखा दो। ये चीज देख के वहां पर सभी लोग शॉक्ड हो गए होते हैं। रोया बोलती है, मॉम प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज खड़े हो जाइए। तभी रोया की मॉम बोलती है, नहीं, तुम्हारी मॉम एकदम हेल्पलेस है, जब तक तुम शादी के लिए हाँ नहीं बोगी तब तक मैं खड़ी नहीं होंगी। तभी हान आगे बढ़ते हुए बोलता है, रोए मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करता हूं, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हें काफी अच्छी तरीके से रखूंगा। और वैसे भी तुम्हारी मॉम को ऐसे बिहेव करते हुए देख के मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, बस तुम मान जाओ। वही रो रोते हुए सोच रही होती है, क्या यही मेरी डेस्टिनी है? मैं एक अमीर फैमिली में बॉर्न हुई और अब मुझे पिंजरे में कैद होके हमेशा रहना होगा। फिर रोया रोते हुए बोलती है, मॉम मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगी। तभी रोया की मॉम बोलती है, सच में तुम काफी अच्छी बच्ची हो। और रोया के डैड भी बोलते हैं, मुझे माफ करना, मैं अभी बहुत गुस्सा हो गया था। फिर अंकल हान बोलते हैं, अगर यहाँ पे सब कुछ ठीक हो चुका है तो हम लोग को भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना चाहिए। और रोया के फादर बोलते हैं, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट तो सबसे ज्यादा जरूरी है। अंकल हान बोलते हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट से पहले इन लोगों की शादी हो जाती तो आपको शायद जल्दी पैसे मिल जाते। वही हागेंग सोच रहा होता है, तुमने मुझे काफी नीचे देखा है, लेकिन तुम्हारे जैसे कोल बड़ लड़की को अपने बेड पर देख के मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। और वो लोग डील की बात कर ही रहे होते हैं। तभी वहां पर गेट टूटता है, जिसको देख के सभी लोग शॉट हो जाते हैं। और हम देखते हैं वहां पर टोनी आ गया होता है। टोनी बोलता है, आखिर कौन वो कमीना है जो कि मेरी रोया को मुझसे दूर लेके जा रहा है? वही रोया सोच रही होती है, सच में टोनी यहाँ पे आ गया। तभी हान आगे बढ़ते हुए बोलता है, कमीने तू कौन है? लगता है तेरे जीने की इच्छा नहीं बची, इसी वजह से तू यहाँ पे ऐसे ही आ गया। तभी टोनी हान गैंग को एक मुक्का मार देता है और कहता है, सुअर की शक्ल वाले मुझसे दूर रह। तभी हान गंग बोलता है, तूने मुझे मारा, तेरी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? यह बोलते हुए अपने दोनों बॉडीगार्ड को आगे भेज देता है। और वो बॉडीगार्ड बोल रहे होते हैं, आखिर तू है कौन जिसने मिस्टर हान को मार दिया? टोनी बोलता है, तुम मुझसे मेरी आइडेंटिटी पूछ रहे हो, यहाँ पे ऑलरेडी दो महान लोग तो है, कौन जिसने मिस्टर हान को मार दिया? टोनी बोलता है। एपिसोड 18, $500 मिलियन में रोया खरीद, तुम मुझसे मेरी आइडेंटिटी पूछ रहे हो, यहाँ पे ऑलरेडी दो महान लोग हैं ना, एक वो जो अपनी बेटी को बेच रहा है और दूसरा वो जो किसी की बेटी को खरीद रहा है। और अगर तुम लोगों में हिम्मत है तो मुझे छू के दिखाओ, मैं प्रॉमिस करता हूं मैं तुम्हारी फैमिली को पूरी सियोल से गायब करवा दूंगा। तभी अंकल हान अपने बॉडीगार्ड को बोलते हैं, रुक जाओ। साथ ही वो सोच रहे होते हैं, जो मेरी और जाओ फैमिली की ट्रांजैक्शन है उसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। और जो अमीर लोग जानते हैं उनको तो सिर्फ ये पता है कि एक ब्लाइंड डेट है। आखिर यह बंदा कौन है जिसको क्लियर पता था कि हम लोग यहाँ पर शादी के लिए मिल रहे हैं? इसकी आइडेंटिटी सिंपल तो नहीं हो सकती। फिर अंकल हान आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, मुझे नहीं पता बच्चे तुम किस नोबल फैमिली से बिलोंग करते हो, और क्या तुम मुझे ये बताओगे तुम किस फैमिली से बिलोंग करते हो? टोनी बोलता है, आप इतने क्वालिफाइड नहीं है कि मैं आपको अपनी फैमिली के बारे में बताऊं। हान गैंग बोलता है, तुम्हारे मेरे फादर से बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तभी अंकल हान बोलते हैं, चुप हो जा कमीने, कुछ भी करने से पहले पहले दो बार सोचना, क्योंकि तुम्हारे सामने जो बंदा खड़ा है वो पता नहीं कौन हो सकता है। तभी टोने रोया को बोलता है, तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, मैं तुम्हें बचा लूंगा। फिर टोनी उस कॉन्ट्रैक्ट को देखने लगता है और रोया के फादर कह रहे होते हैं, आखिर तुम कॉन्ट्रैक्ट के साथ में क्या कर रहे हो? टोनी बोलता है, लगता है मिस्टर जाओ को अपनी बेटी की कोई कदर नहीं है, इसी वजह से वो $100 मिलियन में अपनी बेटी को बेच रहे हैं, साथ ही अपनी कंपनी के 20 पर शेयर को भी बेच रहे हैं। लगता है ये बंदा पागल हो चुका है, क्योंकि ये बुढ़ा हो चुका है और ये बिल्कुल उसी हीरो की तरह है जो कि शो में एजेस्ट करता था। और रोया की अफेक्शन 85 पर तक बढ़ गई होती है। तभी वो सेक्रेटरी बोलता है, मिस्टर टोनी मैंने आपके लिए नया कॉन्ट्रैक्ट बना दिया है, प्लीज आप यहाँ पे साइन कर दीजिए। तभी टोनी रोया का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, साइन करो, अपने आप को फ्री करो, अब से तुम किसी के भी कंट्रोल में नहीं हो। फिर टोनी रोया के फादर के अकाउंट में $500 मिलियन भेज देता है, जिसको देख के रोया की मदर बोलती है, सच में पैसे आ गए।
और रोया के फादर बोल रहे होते हैं, क्या सच में आपको सिर्फ यही रिक्वेस्ट करनी थी? फिर टोनी बोलता है, तो मुझे और क्या चाहिए? टोनी रे के फादर के पास जाते हुए बोलता है, तुम्हारी कंपनी का नीचे गना या ऊपर उठना सब मेरे दिमाग के अंदर है, लेकिन अगर फिर से तुमने रया के साथ कुछ ऐसा करने का ट्राई भी किया तो मैं तुम्हारी फैमिली को इस अर्थ से गायब कर दूंगा। ये सुन के रया के फादर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और टोनी बोलता है, रो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा करने के लिए, तो चलो चलते हैं। तभी अंकल हान बोलते हैं, मिस्टर स्टॉक आपने तो काफी खतरनाक काम कर दिया और यह बुड्ढा हान आपकी काफी ज्यादा इज्जत करता है और मेरे बेटे ने आपसे थोड़ी सी फाइट कर ली थी तो उसके बिहाफ पे मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। फिर अंकल हान सोच रहे होते हैं, सिर्फ कंट्री का रिचेस्ट बंदा ही होगा जो कि $500 मिलियन बिना सोचे खर्च कर सकता है, और यह बंदा इतना स्ट्रांग है। मैं अगर इसको डील ही चाहिए तो मैं इसको एक डील देता हूं, मैं इसके 60 शेयर खरीदूंगा, वो भी $00 मिलियन में। ये सुन के वहां पर सभी लोग शॉक्ड हो गए होते हैं। अंकल हान सोच रहे होते हैं, इसने $500 मिलियन कैश की बात ऐसे ही कर दी। ऐसी बातें करने के लिए भी कम से कम आपके पास $10 बिलियन के एसेट्स होने चाहिए और मैं हान सेंस हुई, मैंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, लेकिन ये पहली बार है जब मैं किसी को पढ़ नहीं पा रहा। वहीं रोया के फादर सोच रहे होते हैं, $00 मिलियन, इतने पैसों से मैं अपनी कंपनी को सिर्फ बचा नहीं सकता, मैं उसको आगे ही बढ़ा सकता हूं। फिर टोनी बोलता है, मुझे $500 मिलियन के बदले में सिर्फ शेयर्स ही नहीं चाहिए, मेरी एक और रिक्वेस्ट थी। फिर वो रोया की तरफ अपनी फिंगर पॉइंट करता है। ये देख के रोया भी सोच रही होती है, क्या टोनी भी मुझे $100 मिलियन के बदले में खरीदना चाहता है? फिर रोया वहीं पे गिर जाती है और वो सोच रही होती है, ये पूरी दुनिया सेम है। मैंने सोचा कि टोनी मुझे यहाँ पे बचाने के लिए आया है, लेकिन ये भी यहाँ पे मेरी बोली लगाने के लिए आया है। फिर टोनी बोलता है, मैं चाहता हूँ 60 शेयर तुम रोया के नाम पे कर दो, जैसे तुम रोया के नाम पे शेयर करते हो मैं वैसे ही तुम्हारे अकाउंट में पैसे भेज दूंगा। वही रोया सोच रही होते, टोनी ने उसके पिंजरे को खोल दिया और अब वो आजाद है, सोच भी नहीं सकता इससे दुश्मनी करना दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। फिर हान गैंग बोलता है, फादर इसने पहले मुझे मारा था। तभी अंकल हान से थप्पड़ मारते हुए बोलते हैं, कमीने चुप हो जा, मुझे पता है जो भी मैंने कमाया है वो तो बर्बाद कर देगा और तेरे ऐसे घटिया होने की वजह से मैं तुझे बहुत ज्यादा मारने वाला हूं। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं रोया और टोनी एक कार में आ गए होते हैं। रोया बोलती है, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया टोनी। टोनी बोलता है, ये पहली बार नहीं है जब मैंने तुम्हें बचाया है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब टोनी और रोया स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल में काम होने की वजह से रोया काफी ज्यादा लेट घर जा रही होती है और सोच रही होती है, बहुत ज्यादा रात हो गई है, बस मैं सेफली घर पहुंच जाऊं। लेकिन तभी उसे कुछ बुरे लोग घेर लेते हैं। रोया बोलती है, आखिर आप लोग मुझे क्यों घेर रहे हैं? आप लोग का मुझसे क्या काम है? लेकिन उसे एक बंदा पकड़ते हुए बोलता है, हमें पैसे चाहिए और अगर तुम हमें पैसे नहीं दे सकती तो कोई बात नहीं, तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो, हम लोग बस तुम्हारे साथ थोड़ी देर खेलेंगे, उसके बाद तुम घर चले जाना। वहीं रोया बोल रही होती है, मुझे छोड़ दो वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। लेकिन रोया के चिल्लाने पे भी वहां पे कोई भी नहीं आ रहा होता। तभी वहां पे टोनी दौड़ते हुए आता है और उस बंदे को एक खतरनाक धक्का देता है और कहता है, क्लास में रोया यहां से भाग जाओ, बस पीछे मुड़ के मत देखना, बस भागती रहो। और वहां पे जितने भी वो बुरे बंदे होते हैं वो सभी टोनी को मारने लगते हैं। कहते हैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई हम लोग को डिस्टर्ब करने की, हम लोग यहाँ पे काफी ज्यादा मजा करने वाले थे। रोया बोल रही होते हैं, मैं उस टाइम इतना ज्यादा डर गई थी कि मैंने पीछे मुड़ के देखा भी नहीं और मुझे ये भी नहीं पता कि वो कौन बना था जिसने मेरी हेल्प करी थी। और जब मैं वहां पे पुलिस को लेके आई तो वहां पे ना तो गैंगस्टर थे और ना ही मेरी हेल्प करने वाला बंदा। उस दिन के बाद से मैं हमेशा सोचती थी कि आखिर वो कौन था जिसने मेरी हेल्प करी थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि टोनी वो तुम हो सकते हो। और जो रोया के अफेक्शन होते हैं वो 95 पॉइंट्स हो गई होती है और टोनी को नोटिफिकेशन आती है कि आपने रया के ऊपर $500 मिलियन खर्च किए हैं, इसी वजह से आपको $50 मिलियन मिलते हैं, साथ ही आपको स्ट्रेंथ ग पॉइंट भी मिलते हैं और आप 4 लैंग्वेजेस के मास्टर बन चुके हैं। और टोनी सोच रहा होता है, मुझे सब देख के काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, पहले ही मैंने बहुत कुछ किया था लेकिन मैं बस खड़ा होकर देखते रहा, लेकिन इस बार मैं हिम्मत करके आगे आया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने अपने पास्ट सेल्फ को पे छोड़ दिया है। और हम देखते हैं टोनी और रक किस करने ही वाले होते हैं। तभी हम पे फोन बजता है और कॉल जॉकी का आया होता है। जैसे टोनी कॉल पिक करता है, जॉकी बोलती है, मैंने ला के अंदर शिफ्ट कर लिया है और तुम्हें पता है मैं 2 दिन से इस घर के लिए बेस्ट फर्नीचर ढूंढ रही थी
क्या तुम्हें याद है कल कौन सा दिन है? टोनी बोलता है। मैं कैसे भूल सकता हूँ, कल तुम्हारा बर्थडे है। मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट भी प्रिपेयर कर रखा है। साथ ही सोच रहा होता है। जॉकी के फोन के टाइम काफी ज्यादा बेकार थी। फिर जॉकी बोलती है, मुझे कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट मत दे देना, मैंने अपने सारे क्लासमेट्स को इनवाइट किया है। टोनी बोलता है, ठीक है, मैं देखता हूँ मैं तुम्हें क्या गिफ्ट कर सकता हूँ। वहीं टोनी सोच रहा होता है, तुमने मेरा पूरा दिन खराब कर दिया। तभी जॉकी के पास में युकी आती है और वो बोलती है, आखिर ये फोटो कहाँ लगानी है? और जॉकी बोलती है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, अभी मुझे बहुत सारा काम है। साथ ही वो डांस करते हुए सोच रही होती है, अभी मेरे पास खुद का घर है, और वो भी ऐसा वैसा घर नहीं, $10 मिलियन डॉलर का मेंशन। फिर टोनी रेया को बोलता है, तुम्हें पता है कल मेरे क्लासमेट का बर्थडे है, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? साथ ही वो सोच रहा होता है, मुझे यहाँ पे इनिशिएटिव लेना पड़ेगा ताकि इसे बिल्कुल भी ना लगे कि मैं इससे कुछ छुपा रहा हूँ। जितना ज्यादा ये लोग मेरे बारे में फ्रीली सोचेंगे उतना ज्यादा मेरे लिए अच्छा है। तभी रोया बोलती है, नहीं मैं कल नहीं आ सकती क्योंकि आज कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, तो घर पर बहुत कुछ हो रहा होगा और वहां पे जितने भी लोग हैं वो तुम्हारे दोस्त हैं, शायद से मेरा वहां पर चलना सही नहीं होगा। रोया सोच रही होती है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि हमें पूछ लेने चाहिए, वहीं कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि जरूरी नहीं होते और हमें वो नहीं पूछने चाहिए। जैसे कि अभी मैंने टोनी से नहीं पूछा कि आखिर वो किससे बात कर रहा था। इससे ये लगता है कि मैं काफी ज्यादा बोसी बिहेव कर रही हूं, जबकि उसने मेरी जान 2 बार बचाई है। फिर टोनी बोलता है, अगर तुम मेरे साथ चलते तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता, लेकिन कोई बात नहीं। रोया बोलते हैं, अगर मुझे फ्यूचर में चांस मिलेगा तो मैं जरूर चलूंगी। फिर हम देखते हैं टोनी ने रोया को ड्रॉप कर दिया होता है। रोया बोलती है, मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए शुक्रिया। फिर टोनी बोलता है, रोया अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो तुम मुझे इंटरेस्ट के तौर पर कुछ दे सकती हो। तभी रोया टोनी के चिक्स पे किस कर देती है और कहती है, ये वो स्टैंप है जिससे ये प्रूव होता है कि अब से तुम मेरे हो। इतना सुनने के बाद टोनी बोलता है, सच में ये काफी ज्यादा औसम है। फिर वो वापस जाते हुए बोलता है, चलो अपने काम पे वापस चलते हैं। तभी टोनी को पीछे से बोलता है, टोनी क्या ये तुम्हारी कार है? कमीनी तरह से बोलने की हिम्मत कैसे हुई? और नोरा के फ्रेंड भी नोरा के बाल पकड़ लेती है और कहती है, तू तो सबसे ज्यादा चीप और घटिया लड़की है, तू तो जंगे के बैर तक चली गई थी पैसे के लिए। तभी नोरा बोलती है, एपिसोड 19 इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर हुआ बावल चुप हो जाओ, अगर तुमने एक शब्द और बोला तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। ऐसे ही वो दोनों लड़कियां रास्ते में पहलवानी करने लगती हैं। वहीं लोग उन लोगों की वीडियो बनाने लगते हैं, साथ ही कह रहे होते हैं, इस बार ओलंपिक में गोल्ड पक्का है। आगे हम देखते हैं नोरा को जो कि रोते हुए बोल रही होती है, मैंने अपने बॉयफ्रेंड को खो दिया और अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ में पहलवानी करके अपनी दोस्ती भी तोड़ दी, और अब मेरे पास में ना ही बॉयफ्रेंड है ना ही बेस्ट फ्रेंड है और ना ही इज्जत, सभी लुट गई। और लग नहीं रहा कि अब मैं टोनी को कभी फंसा भी पाऊंगी, क्योंकि वो दिन पर दिन बहुत ही ज्यादा अच्छा होता जा रहा है, साथ ही मुझसे दूर भी होता जा रहा है। और वो रोते हुए जा रही होती है। तभी पीछे से उसको कोई आवाज लगाता है और हम देखते हैं वो होती है शशुई। शशुई बोलती है, लड़की तुम्हारा नाम नोरा है ना? मेरा नाम है शशुई। और क्या तुम एक इंटरनेट इन्फ्लुएंस बनने में इंटरेस्टेड हो? मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम टोनी स्टॉक को फिर से अपना बॉयफ्रेंड बना सकती हो। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं टोनी को अपने कमरे में बैठे हुए। टोनी सोच रहा होता है, आखिर मुझे जॉकी को क्या गिफ्ट देना चाहिए? अगर उसे मैं कुछ अच्छा गिफ्ट कर देता हूं तो उसका इन्फेक्शन पॉइंट 95 पर हो सकता है। लगता है मुझे बाहर जाके कुछ शॉपिंग करनी चाहिए। तभी जियान टाव बोलता, टोनी इधर देखो, नोरा ने एक लाइव ब्रॉडकास्ट चालू करी है और जो ये कर रही है वो काफी ज्यादा अजीब है। हम देखते हैं नोरा को जो कि कह रही होती है, मेरा नाम है नोरा और मैं टोनी स्टॉक की पहली गर्लफ्रेंड हूं। मैं उसे कॉलेज में मिली थी और उसने 3 साल तक मेरा पीछा किया था, लेकिन मुझे उस टाइम बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो इतना ज्यादा अमीर है। उस टाइम वो मेरे लिए पॉक लेके आया करता था और आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे सिर्फ एक फोन दिलाने के लिए उसने 9 महीने पार्ट टाइम जॉब करी थी। लेकिन जब से वो अमीर हुआ है वो मेरी तरफ देखता भी नहीं है। हम देखते उसे कुछ कमेंट आए होते हैं जिसमें लिखा होता है, टोनी स्टॉक तेरे ऊपर थूके भी ना। और क्या तू टोनी स्टॉक को जानती भी है या सिर्फ उसका नाम यूज कर रही है? और यह बोल रही है कि जिस बंदे ने कुछ ही दिनों में इंटरनेट के ऊपर बिलियंस डॉलर खर्च कर दिए वो इसके लिए एक फोन लेने के लिए 9 महीने पार्ट टाइम जॉब करेगा। वहीं कुछ बंदों ने कमेंट किया होता है
कि हमसे प्राइवेट मैसेज में बात करो, हमें मिस्टर स्टॉक के बारे में और भी जानना है। वहीं हम देखते हैं टोनी को जो कि बोल रहा होता है, ये कमीनी मुझे अभी भी डिफेम कर रही है। तभी जियांग टा बोलता है, देखो उस कमीनी नोरा को, वो अभी जस्टिन को डेट भी कर रही है और कैसे एक्ट कर रही है। वही टोनी सोच रहा होता, ये लड़की तो काफी बेशर्म हो चुकी है, ये यहाँ पे खुद को विक्टिम दिखा रही है। लेकिन मुझे पता है नोरा का जो दिमाग है वो एकदम सुअर का है, इतना कुछ सोचना इसके बस की बात नहीं। यहाँ पे ये सब कुछ किया गया है मेरा अटेंशन पाने के लिए, साथ ही पब्लिक के सामने मेरे कैरेक्टर को खराब करने के लिए। यहाँ पे कोई तो है जो इसकी हेल्प कर रहा है। फिर टोनी मिस्टर होंग को कॉल करता है और बोलता है, मुझे एक हेल्प चाहिए थी। एक लड़की है जिसने ब्रॉडकास्ट चालू किया है और इसने ये ब्रॉडकास्ट सा कंपनी के अंडर में चालू किया है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह ब्रॉडकास्ट मेनली किसको बिलोंग करता है? फिर मिस्टर हंग मैसेज करता है कि हमें पता चल गया जिस कंपनी के थ्रू ये लड़की ब्रॉडकास्ट कर रही है वह है जूमिंग मीडिया और उसकी लीगल पर्सन है सनसुई। टोनी सोचता है, सनसुई तो वही औरत है जो उस दिन मुझे परेशान कर रही थी। उस दिन तो सिर्फ मैंने उसको वार्निंग देके छोड़ दिया था, लेकिन लगता है यह मुझे हल्के में ले रही है कि मैं इसका कुछ कर नहीं सकता। लगता है इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। वहीं सैनसू को देखते हैं जो कि कह रही होती है, नोरा की जो पहली ब्रॉडकास्ट है उस पे 1 मिलियन व्यूज आए हैं और हमारा जो प्लान था वो काफी ज्यादा काम कर रहा है। और हम देखते हैं सैनसू को याद आ रहा होता है कि उसके बॉस ने मुझे बहुत ज्यादा डांटा था कि उसने लास्ट टाइम टोनी से पंगा ले लिया था। और सैनसू बोलती है, बॉस मैंने ऐसा किया क्या है जिसकी वजह से आप मुझे इतना डांट रहे हैं? तभी उसके बॉस बोलता है, जिस बंदे को तुम परेशान कर रही थी वो कोई और नहीं टोनी स्टॉक है। ये सुनके सैनसू पूरी तरीके से घबरा गई होती है और फिर वो एक बंदे से कह के टोनी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकलवा है, जिससे उसे पता चलता है कि नोरा उसकी पहली गर्लफ्रेंड रह चुकी है। और वो प्लान करती है कि वो नोरा का यूज करते हुए टोनी को अपनी कंपनी के अंडर में लेके आएगी, जिससे कि टोनी के फेवर से वो मिलियन ऑफ डॉलर कमा सके। वहीं प्रेजेंट में हम देखते हैं सनसुई को जो कि कह रही होती है, नोरा एक इंटरनेट सेलिब्रिटी बन जाएगी। और ये देखिए पक्का से मिस्टर स्टार का गुस्सा कम हो जाएगा और अगर इन दोनों के बीच में पैचअप हो जाता है तो ये हमारी कंपनी के लिए काफी अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन तभी सेंसरी के फोन पर उसके बॉस का कॉल आता है और कहती है, क्या हमारी कंपनी को पूरे इंटरनेट नेटवर्क से ब्लॉक कर दिया गया है? वहीं हम देखते हैं टोनी को, जिसने थोड़ी देर पहले मिस्टर हंग को मैसेज किया होता है कि जो वो जूम मीडिया वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं उस कंपनी को सील में और देखना नहीं चाहता हूं और मिस्टर हंग वो कंपनी कल का सूरज नहीं देखना चाहिए। फिर मिस्टर हंग और जाउट यान मिलकर उस कंपनी को पूरे इंटरनेट से ब्लॉक करवाते हैं, हर बड़ी कंपनी से उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देते हैं। एक एक इन्वेस्टर से कहते हैं कि अपना पैसा रिफंड करो और जिस बिल्डिंग पे वो कंपनी है उस बिल्डिंग को भी ब्लॉक करवा देते हैं। पूरे जूम मुंडिया को चारों तरफ से बर्बाद कर देते हैं। फिर हम देखते हैं सनसुई को जो कि कह रही होती है, क्या हमारी कंपनी को बैन कर दिया गया है? और जितनी भी कंपनी हमारे साथ में काम कर रही थी उन लोगों ने अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया है। और उनमें से एक बंदा बता रहा होता है, जितने भी मेजर शेयर होल्डर्स हैं उन सभी ने अपने पैसे को वापस निकाल लिया है और हमें हमारी कंपनी को बचाने के लिए कम से कम $10 मिलियन की जरूरत पड़ेगी। सेंसरी बोलते हैं, $10 मिलियन, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, आखिर हम इतना पैसा कहां से लाएंगे? फिर सैनसू के पास में कुछ बैंक के बंदे आते हैं और वो बोलते हैं, आपकी कंपनी ने 6 महीने से कोई लोन नहीं भरा, इसी वजह से आपके हिस्से के जितने भी एसेट्स हैं उन सभी को फ्रीज किया जाता है। फिर सैनसू के पास में कुछ इन्फ्लुएंस आते हुए बोलती है, हमने आपके साथ में बहुत अच्छा काम किया लेकिन आगे हम आपके साथ में काम नहीं कर सकते, हम लोगों ने कोई और कंपनी को ज्वाइन कर लिया है। फिर एक बंदा सेंसो के पास आते हुए बोलता है, अगर आप इस बिल्डिंग की फीस नहीं भरेंगे तो आप इस बिल्डिंग में एंटर नहीं कर पाएंगी। अगले दिन हम देखते हैं सैनसू ने अपने कंपनी से बोरा बिस्तर बांध लिया होता है और वो सोच रही होती है, ये काम पक्का से मिस्टर स्टॉक ने किया है, वरना हमारी इतनी बड़ी कंपनी को एक झटके में सियोल से गायब करना ये किसी आम बंदे का काम नहीं हो सकता। फिर टोनी अपने फोन पे देखता है जूमिंग मीडिया के बैन होने की वजह से नोरा का चैनल भी बैन हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, मिस्टर हंग और ड्रैगन किंग ने मेरी काफी ज्यादा हेल्प करी और लगता है मुझे टाइम मिलते इन लोगों को एक डिनर पार्टी देनी चाहिए और शायद अब टाइम आ चुका है कि मैं जाके जॉकी के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट खरीद लूं। लेकिन जब वो अपने कार के मिरर पे देखता है
तो सैनसू उसके मिरर पर चिपकी होती है और कह रही होती है, मिस्टर स्टॉक मैं गलत थी, मुझे आपके साथ में चालाक नहीं करनी चाहिए थी। प्लीज मुझे रास्ता दे दीजिए ताकि मैं बच जाऊं। तभी टोनी को नोटिफिकेशन आती है कि आपके अफेक्शन सिस्टम में ऐड हो चुकी है। टोनी सोच रहा होता है, आखिर ये ऐड क्यों हो गई, मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ये मेरे अफेक्शन सिस्टम में रहे। फिर टोनी बोलता है, आंटी अपनी जगह याद रखो, अगर अगली बार से तुमने कोई भी चराई करने की कोशिश करी तो इस बार तो सिर्फ कंपनी गायब हुई है, अगली बार तुम गायब हो जाओगी। वहीं मिस सेंसरी सोच रही होती, मैंने पहले ये चीज फील क्यों नहीं करी, मिस्टर स्टॉक तो बहुत ज्यादा हैंडसम है, स्पेशली जब उन्होंने मुझसे कहा कि मैं दफा हो जाऊं और उसकी जो अफेक्शन होती है वो 10 पर से बढ़ गई होती है। टोनी सोच रहा होता है, आखिर आंटी की ऑफिस से मेले क्यों बढ़ रही है, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर हमें टोनी के वाला का सीन दिखाया जाता है। जाक के बर्थडे के दिन उसके सारे क्लास में उससे मिलने के लिए आए होते हैं और कह रहे होते हैं, ये एक बहुत ही ज्यादा फेमस जगह है, इस ला का प्राइस 50 से 60 मिलियन डॉलर तो होगा ही लगता है। हमारी चेयरमैन जाओ एक किसी बहुत ही बड़े बिजनेसमैन की बेटी है, वरना इतना बड़ा घर लेना किसी के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल है। तभी उनमें से एक लड़की बोलती है, मैं और मेरे डैड इस जगह को देखने के लिए आए थे पहले, और मैंने तो सुना था कि ये विलन नंबर 1 किसी बहुत ही अमीर बंदे हन का है, लेकिन वो तो अभी अपने 30 या 40 के अंदर है। और ये लड़की होती है स्टूडेंट यूनियन की मिनिस्टर और जाक की राइवल जंग लीली। तभी यूके आगे बढ़ते हुए बोलती है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या जबकि झूठ बोल रही है। तभी एक बंदा आगे बढ़ते हुए बोलता है, लीली बिल्कुल सही बोल रही है, जो बॉस होंग है उन्होंने अपनी बेटी का बर्थडे पहले इस विला में मना रखा है, और मैं काफी ज्यादा लकी था, मैंने उनकी बेटी का बर्थडे अटेंड किया था, लेकिन उनकी बेटी तो सिर्फ 12 साल की है। ये सुन के सारे लोग बोल रहे होते हैं, क्या हमारी प्रेसिडेंट झूठ बोल रही है। लेकिन तभी यूकी लिली के सामने घर के पेपर रख देती है और कहती है, आराम से इसको पढ़ लो, ये घर जॉकी के नाम पे है। ये देखने के बाद सभी लोग बोल रहे होते हैं, नहीं हमारी प्रेसिडेंट एकदम सच बोल रही थी, लगता है इन्फ्लुएंसिंग में बहुत सारा पैसा है, और ग्रेजुएट होने से पहले ही इतना सारा पैसा कमा लेना ये बहुत बड़ी बात है। वहीं जाओक सोच रही होती है, अभी तक टोनी नहीं आया, क्या वो किसी ट्रैफिक में फंस गया है। वही टोनी बाहर आ गया होता है और वह बोलता है, फाइनली मैं पहुंच गया, जॉकी ने यहाँ पे इतने सारे लोगों को इनवाइट कर लिया है कि यहाँ पार्किंग के लिए घर में जगह ही नहीं बची थी, इसी वजह से मुझे कार को दूर पार्क करना पड़ रहा है। तभी टोनी के पास से एक कार गुजरती है। एपिसोड 20 सीनियर स्कारलेट की गलतफहमी। टोनी सोच रहा होता है, आजकल लोग बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं, सभी लोग पार्टी में आ गए होते हैं और वो बोल रहे होते हैं, ये तो करारी 488 है और यह गाड़ी तो हमारी सीनियर टैंक ही है। मैंने तो ये भी सुना है कि इस गाड़ी की कीमत 4 मिलियन डॉलर है। सीनियर टैंक गाड़ी से उतरते हुए बोलते हैं, विला नंबर 1, हाँ ये वही विला है, और हमें बताया जाता है ये है यूनियन के प्रेसिडेंट सीनियर टैंक 1, साथ ही सियोल की बहुत बड़ी कंपनी टैंक ग्रुप के सेकंड सन भी है। सीनियर टैंक टोनी को देखते हुए बोल रहे होते, आखिर ये चूहा कौन है जो कि अपने हाथ में एक टेडी बियर लेके जॉकी के बर्थडे पे आ गया है, और जॉकी ने आखिर इस चूहे को बुलाया क्यों। तभी जॉकी खुश होते हुए बोलती है, फाइनली तुम आ गए, तुम हाले में काफी ज्यादा देर से वेट कर रही थी। सीनियर टन बाहें फैलाते हुए बोलते हैं, मैं आ गया जॉकी, लेकिन जॉकी उसको डॉज करते हुए टोनी के पास चली जाती है। तभी टोनी उसे टेडी बेयर देखते हुए बोलता है, मैं तुम्हारे लिए यही लेके आया हूं और हैप्पी बर्थडे जॉकी। और सभी लोग देखते हुए बोल रहे होते हैं, क्या हम लोग सपना देख रहे हैं। एक छोटे से टेडी बियर से जाक पिघल गई। यहाँ पे ब्रदर युवान ने उनको $200 का बैग दिया था, लेकिन इन्होंने उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, पर इस बंदे के टेडी बियर को देख के इधर जद खुश है। वहीं सीनियर टन सोच रहे होते हैं, मैं जागी का पीछा बहुत सालों से कर रहा हूं, लेकिन फिर भी इसने मुझे इतना घास नहीं डाला जितना इस चूहे को डाल दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, अब मेरी बारी है। तभी न के पीछे एक ट्रक आ जाती है। न बोलता है, जाओ कि मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट प्रिपेयर किया है, और हम देखते हैं वो होता है एक प्रोफेशनल लेवल पियानो। न बोलता है, ये गिफ्ट मैंने तुम्हारे लिए इसलिए प्रिपेयर किया क्योंकि तुम एक पियानो मास्टर हो। जकी बोलते हैं, ये बहुत महंगा आया होगा, मैं आपको इसके पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। न बोलता है, जाके के सामने पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, और मैं तुम्हें इस पियानो के साथ में काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी दूंगा जिसको कि मैंने खुद ही लिखा है। फिर वो वहां पे पियानो बजाने लगता है, जिसको सुन के सभी लोग बोल रहे होते हैं,
सीनियर 10 तो काफी अच्छा पियानो बजाते हैं। और जॉकी भी बोलती है, सीनियर 10 आपका पियानो बजाने के लिए शुक्रिया, आपकी स्किल्स को देख के तो मुझे खुद के ऊपर शर्म आ रही है। सीनियर न बोलते हैं, जाओ कि तुम में मेरा गाना अच्छा लगा, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। और टोनी तुम यहाँ पे काफी देर से खड़े हो, क्यों ना थोड़ी बहुत तुम ही अपनी स्किल्स को दिखा दो। वहीं टोनी सोच रहा होता है, लगता है ये बंदा चाहता है कि मेरे यहाँ पे बेइज्जती हो जाए। फिर टोनी बोलता है, जैसा कि ब्रदर टेन ने कहा, मैं आपकी विश को जरूर पूरी करूंगा। वहीं जबकि सोच रही होती है, क्या टोनी को पियानो बजाने आता है? और बाकी सभी लोग बोल रहे होते हैं, देख के लग नहीं रहा कि इस बंदे को पियानो बजाने आता होगा, आज तो इस बंदे की बहुत ज्यादा बेइज्जती होने वाली है। वहीं टोनी सोच रहा होता है, मुझे पियानो के बारे में पी भी नहीं आता। और टोनी को नोटिफिकेशन आती है कि आपके पास में 25 स्ट्रेंथ पॉइंट पड़े हुए हैं। अगर आप अपने 10 पॉइंट्स को पियानो स्किल में ऐड कर दे तो आपकी स्किल एक्टिवेट हो जाएगी। वहीं टोनी सोच रहा होता है, मैं मानता हूं मैं मेहनत करके कुछ भी नहीं सीख सकता, लेकिन यहाँ पे कुछ चीट स्किल्स भी तो होती है ना। फिर वो बोलता है, सिस्टर मुझे 50 साल का पियानो बनाने का एक्सपीरियंस दे दो। और टोनी को देखते हुए सीनियर 10 सोच रहे होते, इसकी तो मोमेंटम ही चेंज हो गई जैसे ही टोनी अपने गाने को स्टार्ट करता है। सीनियर 10 एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। टोनी बोल रहा होता है, ये तो बस स्टार्टिंग है, अभी मेरा सीक्रेट मूव आना बाकी है। फिर टोनी बहुत जल्दी जल्दी पियानो बजाने लगता है। सीनियर 10 सोच रहे होते, ये बहुत तेज बजा रहा है, लेकिन फिर भी इसकी धूल इधर उधर नहीं हो रही। वहीं बाकी सारे बच्चे सोच रहे होते हैं, यह वही अमेजिंग स्किल है जिसके बारे में टीचर ने बताया था कि कैसे कोई 2 हाथों से 4 हाथों के बराबर पियानो बजा सकता है। लेकिन इस टेक्निक की जो ट्रेनिंग है वो काफी ज्यादा ब्रूटल है, इसीलिए कोई भी इससे गुजर नहीं पाता। और हम देखते हैं, टोनी ने अपने गाने को स्टॉप कर दिया होता है, जिसको देख के वहां पर सभी लोग चुप हो जाते हैं। टोनी जॉकी का बर्थडे मनाने के लिए उसके घर पर आया होता है। तभी सीनियर टैंक टोनी को बोलते हैं, चलो हम लोग एक पियानो कंपटीशन करते हैं। और पियानो कंपटीशन में टोनी टैंक को बहुत बुरी तरीके से हरा देता है। टोनी की स्किल्स को देख के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। फिर टोनी एक बीड़ी निकालते हुए उसे पियानो से जला लेता है। फिर टैंक के पास आते हुए बोलता है, तुम काफी अच्छा पियानो बजाते हो, अगर तुम मेहनत करते रहे तो तुम कुछ ना कुछ तो अचीव कर ही लोगे। फिर वो उसके मुंह में बीड़ डालते हुए आगे बढ़ जाता है। वहीं सारे लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, सीनियर टैंक ने फालतू में इसको परेशान किया, इस लड़के ने सीनियर टैंक की बेइज्जती कर दी। वहीं जॉकी सोच रही होती है, मैंने सही लड़के को चुना है, ये दिखने में अच्छा है, इसकी स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी है और इसका बैकग्राउंड भी काफी ज्यादा अच्छा है। टोनी एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। तभी टोनी को नोटिफिकेशन आती है कि आपकी टारगेट नंबर श्री जाके की अफेक्शन पर 95 पर पार कर चुकी है और अभी तक आपने जाके के ऊपर 8.60 मिलियन खर्च किए हैं। इसी वजह से आपको रिवॉर्ड के तौर पे 7.18 मिलियन डॉलर मिल रहे हैं, साथ ही 26 स्ट्रेंथ पॉइंट भी। वही टोनी सोच रहा होता, लास्ट टाइम मुझे $10 मिलियन मिले थे और इस बार $1 मिलियन लर्मो तो मजा आ गया। और आखिर मुझे अपनी स्ट्रेंथ पॉइंट को किस चीज में ऐड करना चाहिए। तभी टोनी के पास में जॉकी आते हुए बोलती है, आज मैं काफी ज्यादा खुश हूं। टोनी बोलता है, मान लो मैंने पियानो बजा के तुम्हें दूसरा गिफ्ट दिया है। वहीं टोनी और जॉकी को देख के सीनियर टैंक रो रहे होते हैं। तभी पार्टी में एक बंदा बोलता है, देखो स्कारलेट आ गई। और स्कारलेट को आते हुए देख के सभी लोग बोल रहे होते हैं, आज तक हमने सिर्फ इसका नाम सुना है, आज पहली बार हम इसको देख रहे हैं। फिर टोनी हमें बताता है कि स्कारलेट स्कूल ब्यूटी लिस्ट में नंबर 1 पे थी और लगातार 4 साल तक उसे कोई भी बीट नहीं कर पाया। फिर यूनिवर्सिटी में आने के बाद भी वही सबसे ज्यादा सुंदर रही और वो यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट भी बनी, लेकिन वो अपनी ब्यूटी की वजह से सबसे ज्यादा फेमस नहीं है। असल में वो लड़कों से बहुत ज्यादा नफरत करती है और उनसे बहुत ज्यादा गंदा बिहेव भी करती है। कितने लोगों का तो ये भी मानना है कि स्कारलेट को लड़के नहीं बल्कि लड़कियां पसंद है। और जो स्कारलेट है उसको बचपन में एक बंदे ने किडनैप कर लिया था। हालांकि वो बंदा उसका कोई नुकसान नहीं कर पाया, टाइम पे पुलिस आ गई थी, लेकिन स्कारलेट तभी से ही मेन से नफरत करने लगी। फिर जाओ के बोलती है, टोनी आखिर कौन सुंदर है, मैं या सीनियर स्कारलेट? टोनी बोलता है, मेरे तो तुम ही सबसे ज्यादा सुंदर हो। साथ में टोनी सोच रहा होता है, मुझे स्कॉलर जैसी लड़कियों से दूर रहना चाहिए क्योंकि इनके दिमाग का कुछ भी नहीं पता और मुझे यहाँ अपने लड़के को फंसा के सिर्फ पैसा कमाना है, किसी लड़की के हाथों मरना नहीं है। फिर जॉकी टोनी को खींचते हुए बोलती है, चलो मैं तुमको सिस्टर स्कारलेट से मिला लेती हूँ। फिर जॉकी बोलती है, सीनियर आप बहुत ज्यादा लेट आए। स्कारलेट बोलती है,
मुझे लेट आने के लिए माफ करना, जॉकी कहती है। मुझे आपको किसी से मिलाना था। यह मेरा बॉयफ्रेंड है और इसका नाम है टोनी। टोनी बोलता है, हेलो सिस्टर स्कारलेट, आपसे मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। स्कारलेट वो बोलती है, क्या तुम ही वो इंसान हो जिसने अभी पियानो बजाया था? फिर टोनी बोलता है, हाँ। स्कारलेट बोलती है, मैंने सुना तुम बहुत सारी लड़कियों के साथ में घूमते हो और तुम्हारी बहुत सारी लड़कियों के साथ में रिलेशनशिप भी है। तुम्हारे जैसे जो लोग होते हैं वो बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं होते और उनकी कोई इज्जत भी नहीं होती। सही बताओ तो तुम लोग एकदम घटिया होते हो। ये सुन के टोनी काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। झाव की टोनी को रोकते हुए बोलती है, सिस्टर स्कारलेट ऐसी ही है, प्लीज उनकी बातों का बुरा मत मानो। तभी टोनी को नोटिफिकेशन आती है, अगर आप स्कारलेट को अपने अफेक्शन लिस्ट में डाल लेते हैं तो आपको पूरे अमाउंट के 10 के रिवॉर्ड के साथ ही 35 स्ट्रन पॉइंट भी मिलेंगे। तभी टोनी अपने सिस्टम को पटक हुए बोलता है, क्या तुम पागल हो गए हो? लास्ट टाइम तुम सेंसू से जुड़ गए थे, इस टाइम तुम इस लड़की से जुड़ गए हो। क्या तुम्हें यह दिख नहीं रहा कि ये लड़की पागल है? फिर टोनी स्कारलेट को देखते हुए बोलता है, चाहे कुछ भी हो जाए ये सुंदर तो है। वहीं स्कारलेट, क्या तुम पागल हो गए हो? लास्ट टाइम तुम सेंसू से जुड़ गए थे, इस टाइम तुम इस लड़की से जुड़ गए हो। क्या तुम्हें यह दिख नहीं रहा कि ये लड़की पागल है? फिर टोनी स्कारलेट को देखते हुए बोलता है, चाहे कुछ भी हो जाए ये सुंदर तो है। वहीं स्कारलेट का टोनी की तरफ अफेक्शन पॉइंट 80 होता है। फिर टोनी जॉकी के लिए केक लेके आता है और वो सभी लोग केक कट करते हैं और जॉकी सभी लोगों को बोल रही होती है, आप लोग इस पार्टी को एंजॉय करना। तभी इस कालेर जाओ के पास आते हुए बोलती है, जाओ, क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम था? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर स्कारलेट जॉकी को कोने में लाते हुए बोलती है, इसी प्रकार का वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें।